हेलो। मिनहाज अपना माइक ऑन करो जरा बेटा। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक ठाक। सर आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा बेटा एक सेकंड, मैं जरा ना ये इसका कैसे बंद कर सकता हूँ माइक, एक सेकंड। एक मिनट। सर, एक सेकंड। हाँ सर, हमें छोड़ के चले गए। हाँ, आ रहा पोजीशनिंग हूँ। स्टेटमेंट लिखिए। जी अब आवाज आ रही है? यस सर। अच्छा जी बस सर आ अपने रही है। मिनहाज आपका मुझे ना वो मिला है, ईमेल मिली है, लेकिन इसके अंदर बेटा एक पोजीशन स्टेटमेंट नहीं है। ये बेसिकली आपने उनकी जो रिसर्च है वो सारी निकाल के दे दी है। पोजीशन स्टेटमेंट में आप बताते हो कि मैं कम्युनिकेशन के अंदर क्या अचीव करने जा रहा हूँ। मैं कम्युनिकेशन के अंदर जो मिशन स्टेटमेंट के ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो गोल्स हैं, उनमें क्या अचीव करने जा रहा हूँ, मैं कहाँ पहुंचना चाहता हूँ, मैं क्या करूंगा, और किस तरह से मैं लोगों के दिल में वो बात बिठा दूंगा, जो जो वो कौन सी बात है जो मैं लोगों के दिल में बिठाने जा रहा हूँ। इन चीजों के ऊपर बात होती है। हमने पहले बड़ा डिटेल में डिस्कस किया था कि मिशन स्टेटमेंट से आपकी पोजीशनिंग स्टेटमेंट निकल आती है कि फॉर इंस्टेंस के सुपीरियर की मिशन स्टेटमेंट बहुत लंबी चौड़ी है, लेकिन सुपीरियर की पोजीशनिंग स्टेटमेंट सिर्फ बड़ी सिंपल सी है कि फैसिलिटेटिंग सुपीरियर ह्यूमन बींग्स, कि इनका काम सिर्फ ये है कि ये ट्रांसफॉर्म करते हैं लाइव्स ऑफ इट्स स्टूडेंट्स एंड फैकल्टी। ठीक है, बाय रिसर्च, वो बाय जो क्रिएटिविटी और इन चीजों की, तो इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, वो लोगों की जिंदगियां ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, और ये इकोनॉमिकली सुपीरियर पाकिस्तान बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, ये इसकी पोजीशन स्टेटमेंट है। जो मैसेज या जो ओपिनियन लोगों के दिल और दिमाग में आप बिठाना चाह रहे हो, पहली बात। दूसरी चीज ये है कि इसके अलावा मुझे किसी की ईमेल नहीं आई, तो मैं बाकी सबके लिए -5 का ऐलान करता हूँ और इसके लिए +5 का ऐलान करता हूँ। हालांकि इसने अभी से लिखा नहीं है, लेकिन इसने स्टिल मुझे वो सेंड जरूर किया। ठीक है, हाँ गुड। तो बाकी सबके लिए -5 का ऐलान जो है ना, वो इज इट फॉर एवरीवन। ठीक है, तुम्हारे मिनहाज में नंबर अपलोड कर रहा हूँ वहाँ पे यूएमएस के ऊपर, तुम्हारे और ठीक है। फैसल, और फैसल की तरह। ओके सर। लेकिन मैं सर 5 बस दे रहा हूँ, बाकी काम जो है वो करके ये मुझे तुम आज ही भेजोगे। ठीक है सर, आपको भेज ठीक है, ये जैन ने बड़ी अच्छी एग्जांपल निकाली है, इसको देख लो। इसके बाद ग्रुप बड़ी में अच्छी एक शेयर कर रहा एग्जांपल हूँ। पढ़ी हुई। हाँ, ग्रुप में भिजवा दो इनके बच्चों को। बच्चे बाकी नहीं अभी तक आए यार। ठीक है मिनहाज, अब बंद कर लो माइक अपना बेटा। ओके सर। सर आपकी चैट के टॉप कॉर्नर पे बच्चों के नाम आ रहे होंगे जो कि वेट कर रहे हैं ज्वाइन करने के लिए, उन्हें प्लीज एडमिट कर लें। मैं कहाँ से देख सकता हूँ? मेरे पास 2 जगहों पे ऑनलाइन हूँ मैं इस वक्त। मुझे एक तरफ तो नजर नहीं आ रहा। पार्टिसिपेंट्स में जाऊँ? जी पार्टिसिपेंट्स के सर अच्छा, ऊपर होगा। ओके ओके।
इस दफा जी सबूर साहब ने हमें बड़ा टाइम पे ज्वाइन किया। मेरा ख्याल है पिछली वाली जो थी वो उसको अच्छी खासी हो गई है। हाँ, वालेकुम सलाम बेटा। सारा और सबूर दोनों अपना ये ना ऑडियो ज्वाइन कर लो। अस्सलाम वालेकुम सर, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम। मुंह धो के आना था, ऐसे ही नहीं आ जाना तो गुड मॉर्निंग। सर आज मैं मुंह धो के आया हूं, अल्हम्दुलिल्लाह। तेरी वीडियो, इसकी वीडियो ऑन करने की ऑप्शन मेरे पास होती है। सर ये नहीं, माफी दे दो। नहीं वैसे मेरे पास ऑप्शन है कि मैं इनमें से किसी की वीडियो ऑन कर सकता हूँ। सर आपके पास ऑप्शन है, अब आप वीडियो पे अगर क्लिक करें जिसके ऊपर क्रॉस लिखा हुआ है तो इजीली। हाँ, तो ये ऑन हो जाएगी है ना। तो मैं यस जिसको सर, चाहूँ मैं चेक कर सकता हूँ कि वो क्या बिल्कुल हरकत सर। कर रहा है। चलो, बस जिसकी आवाज एको हुई ना उसकी मैंने ऑन कर देनी है। ये जो इतना माचो बन के फिरता है ना, इतने लंबे लंबे बाल अपने जो खड़े करके आता है, बड़ा पाउट को बना के पफ सा। इसका ये तो उसकी इमेज खराब करे ना आज। सब लोग मुंह यार धो वालेकुम के रहे, सलाम बेटा। इतना मेकअप करके रहे। बेटे मुंह नहीं धोने दो है, ये मैं तुझे गारंटी देता हूँ। कहता तो मैं वीडियो पे क्लिक कर देता। नो सर, थैंक यू। सर आप बहुत अच्छे यकीन माने। यार तुम लोगों की असाइनमेंट्स नहीं आई हैं और तुम लोगों को इसकी बकायदा सजा मिलेगी आज। सर असाइनमेंट मेल कर दी गई है आपको सर। मुझे नहीं मेल की गई। जिसकी जुम्मे आपने लगाया था उसे पूछ भी लेना था कि यार भेजी है कि नहीं भेजी। चले सर, करते सर। रात को आपके ना वो मेल का लिंक सेंड मेरा कर दिया था खालिद ने। मेरा ही कैसे सेंड मेरा करना है आपके कसूर है नंबर पे? मेरा। हाँ, मैंने नहीं, नंबर पे मैंने कोई नहीं कहा था ना। मुझे खालिद ने पूछा था, मुझे इसने ज़हीन ने पूछा था और मैंने अपना ईमेल एड्रेस सेंड किया था। तुझे ये भी नहीं पता? तेरी तो वीडियो ऑन करना बनती है। तेरी तो वीडियो लीक करना बनती है। सर हमारे फाइनल प्रोजेक्ट इस बार ऑनलाइन होंगे, वैसे ज्यादा चांसेस क्या है इस चीज के? बेटा प्रोजेक्ट्स वैसे भी आप घर बैठ के बनाते हो, मैक्सिमम प्रेजेंटेशन देने के लिए आते हो, वो हम प्रेजेंटेशन आपसे ऑनलाइन ले लेंगे। ठीक है सर। लेकिन हमें तो प्रोजेक्ट बहुत तगड़ा करेंगे। इंशाल्लाह सर। प्रोजेक्ट तगड़ा करने के लिए, पीआर का प्रोजेक्ट डिजाइन करने के लिए, स्ट्रेटेजाइज करने के लिए कहीं घूमना फिरना नहीं पड़ता। ये कमाल बात है। आपको घर बैठे ही सारी चीजें मिल जाती हैं अगर आपके पास सही इन्फॉर्मेशन हो कि आप करने क्या जा रहे ठीक सर, इंशाल्लाह सर। हैं। पिछली क्लास का किसी को कुछ ना समझ में आया हो, कोई बच्चा पूछना चाहता हो जो हमें ज्वाइन कर चुका है। 13 पार्टिसिपेंट्स हो गए हैं। 6 मिनट बाद हमने क्लास शुरू कर देंगे। श्योर। और सबूत तेरा माइक में म्यूट कर रहा हूँ, ठीक है? ओके सर, ठीक है। सर मेरा तेरे एक पास 6 मिनट है क्वेश्चन। मुंह धोने। जी जी। सर मैं जितनी भी पोजीशनिंग स्टेटमेंट्स देख रहा था वो किसी कंपनी की प्रोडक्ट्स की आ रही थी, किसी कंपनी की एज सच मुझे नहीं दिखी। सर आप क्या कहेंगे? आप देखो, पोजीशनिंग बेटा दो तरह की होती है। एक पोजीशनिंग की जाती है प्रोडक्ट की, एक पोजीशनिंग की जाती है ऑर्गेनाइजेशन की। जब प्रोडक्ट की पोजीशनिंग की जा रही है, दैट इज एडवर्टाइजिंग, जो डेफिनेट होती है कि यार मैंने अपने प्रोडक्ट को इस तरह से पोजीशन कर दिया। अब मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को पोजीशन जब करने की बात करनी है, दैट इज पब्लिक रिलेशनिंग। प्रोडक्ट इज फॉर एडवर्टाइजिंग इज फॉर प्रोडक्ट। आप उसको जो स्पेसिफिकली पढ़ोगे ना, इट इज टू सेल एन आइडिया और अ प्रोडक्ट और अ सर्विस। लेकिन पब्लिक रिलेशनिंग की जो पोजीशनिंग होती है वो ये होती है कि हाउ यू ऑपरेट योर ऑर्गेनाइजेशन, और व्हाट आर द वैल्यूज यू आर ऑपरेटिंग इन, हाउ पीपल परसीव योर ऑर्गेनाइजेशन की। उन लोगों का पब्लिक ओपिनियन आपके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्या है। जब मैंने बात करता हूँ
अच्छा चलो ऐसे लेते हैं इसको। जो मैं कहता हूँ सुजुकी, तो सुजुकी जो है वो कल को बहुत अच्छी कोई गाड़ी निकाल देगी ना, लियाना आई थी उसकी गाड़ी, ठीक है, जो मेरा ख्याल है 1300 सीसी या 1600 सीसी की गाड़ी आई थी, बड़ी बुरी तरह मार्केट में फेल हुई। लोगों ने उसको नहीं खरीदा, हालांकि वो बड़ी रिलायबल गाड़ी थी, बड़ी अच्छी गाड़ी थी, बड़ी लॉन्ग लास्टिंग भी थी, लेकिन वो फेल हो गई गाड़ी। वो फेल इसलिए हो गई क्योंकि लोगों की या टोयोटा पे ज्यादा थी, लोगों का ओपिनियन होंडा या टोयोटा, वो सुजुकी को एक कह लो कि चीप गाड़ी या ऐसी गाड़ी जो एक लोअर मिडिल क्लास लेके चलता है, उस इंसान के लिए सुजुकी वो गाड़ियां बनाए, बुलान बनाए, वो चीजें वो उसको एग्री करते हैं, उसके साथ वो लोग उसको खरीदते भी हैं खुशी खुशी। लेकिन लोगों ने लियाना को नहीं खरीदा, लोगों ने लियाना को पसंद नहीं किया। तो ऑर्गेनाइजेशन का जो पब्लिक ओपिनियन था वो उसके प्रोडक्ट के ऊपर गिरा। बात समझ में आई? तो लोगों का ओपिनियन मेरी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, और जब मैं उसको चेंज करना चाहता हूँ तब मैं पोजीशनिंग स्टेटमेंट बनाता हूँ कि मैंने इस पोजीशन अपनी ऑर्गेनाइजेशन का ये ओपिनियन लोगों के दिमाग में बनाना है, तो ये मेरी पोजीशनिंग स्टेटमेंट है। ठीक है, अब क्लैरिटी हुई सही? यस सर। ज्यादातर लोग जब बात करते हैं ना, एडवर्टाइजिंग के अंदर पोजीशनिंग प्रोडक्ट की है, और इसके अंदर पोजीशनिंग आपकी ऑर्गेनाइजेशन की है। जी सर। ठीक है, इस पोजीशनिंग से उनकी कॉर्पोरेट वैल्यूज भी चेंज हो सकती हैं। मतलब फॉर इंस्टेंस कि एक टाइम पे एक ऑर्गेनाइजेशन जो थी वो सर्व कर रही थी एज एन आईटी कंपनी, लेकिन एक डिजास्टर आया, उसके अंदर बड़े सारे लोग मर गए, तो उस आईटी कंपनी का बहुत सारे रिसोर्सेज थे, तो उसने उन रिसोर्सेज को शिफ्ट कर दिया अपने सारे टूवर्ड्स, क्या कहते हैं कि उसको वो एज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे उसने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू लोगों को मदद करना शुरू कर दी, चैरिटी करना शुरू कर दी। तो लोगों के बारे में, लोगों के दिल में एक टाइम पे वो ऑर्गेनाइजेशन थी एज इन, क्या कहते हैं, एज एन आईटी कंपनी, और दूसरी दफा जब वो लोगों का उसका ओपिनियन बना तो वो बना कि ये बड़ी चैरिटी करने वाले लोग हैं, ये बड़े अच्छे लोग हैं, और ये क्या कहते हैं उसको, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का भी काम करे, मतलब वो जो जिस तरह से वो ऑर्गेनाइजेशन काम करती हैं उनकी वैल्यूज उसके अंदर ऐड हो गई। ठीक है, टू सर्व द पब्लिक, दे आर सर्विंग द पब्लिक। एक टाइम पे हम उनकी इनोवेशन की बात कर रहे थे, और दूसरी दफा हम उनकी जो थी वो बात कर रहे थे कि उनकी सर्विस की बात कर रहे थे कि उनका वो कैसे लोगों को सर्व कर। ठीक है, क्लैरिटी हुई जाए? यस सर। 14 पार्टिसिपेंट्स हो गए हैं, 2 मिनट रह गए हैं। दो मिनट बाद क्लास शुरू हो जाएगी, तब तक मैं अपनी चाय पी लूं। मलिक उस्मान साहब भी आ गए हैं। रह कौन कौन गया है यार? उसामा कैसर आ गया है, हमेशा की तरह दाइम लेट है, हमेशा की तरह फातिमा लेट है। ये दोनों क्लास में भी लेट होते हैं, यहाँ पे भी लेट है। मैं 2 मिनट के लिए ना अपनी वीडियो बंद कर रहा हूँ, मैं पूरे 2 मिनट बाद ऑनलाइन दोबारा आ जाऊंगा। ठीक है, तब श्योर तक सर। सब बच्चे भी एंटर हो जाएंगे। ओके, कुछ पूछना चाहो तो मेरी ऑडियो ऑन है, तुम लोग अपनी ऑडियो ऑन करके मुझसे बात कर सकते हो, तुम अभी डिस्कस करना चाहो पिछली क्लास के हवाले से। ला इलाहा इल्लल्लाह।
अच्छा जी, ऑफिशियली क्लास शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम तमाम जो लोग आ गए हैं। अब मेरा ख्याल है हमारे पास 16 पार्टिसिपेंट्स हो गए हैं, कुछ बच्चे जो हैं वो रह गए हैं। सब ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द क्लास ने ज्वाइन कर लिया, तो हम गुफ्तगू शुरू करते हैं। पहले थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा क्या था। लास्ट क्लास में बेटा हमने बात की थी कैंपेन्स होती क्या हैं, कैंपेन्स अचीव क्या करती हैं। ठीक है, हमने बात की थी कैंपेन्स होती क्या है, तो हमने कहा था कि ये एक कह लो कि एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट होती है जो तमाम लोग इकट्ठे मिलकर करते हैं, एक स्ट्रेटेजी बना के, ताकि लोगों का पब्लिक ओपिनियन या लोगों का ओपिनियन अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बेहतर कर सके या बना सकें या उसको चेंज कर सकें, कुछ भी। ठीक है, और इसके अंदर हमेशा कोई ना कोई स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव होते हैं जिनको अचीव किया जाता है। फॉर इंस्टेंस कि अगर यूनिवर्सिटी हमारी ये अचीव करना चाहती है कि ये यूनिवर्सिटी जो है एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट डिलीवर कर रही है, तो ये एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट की जो एप्लीकेशन है वो उनके मीडिया मैसेजेस में भी होगी, वो उनकी पब्लिक स्पीचेस में भी होगी, वो उनके ऑनलाइन मीडिया जो अकाउंट्स है उसके ऊपर जो वो स्टेटस जो कमेंट्स दे रहे हैं उसके अंदर भी होगी। तो जो गुफ्तगू जहां जहां से करेंगे वो तमाम गुफ्तगू जो है उसके अंदर वो होगी, ऐड होगी। बात समझ में आई? फिर हमने बात की थी कि क्यों कैंपेन्स क्या हम डिजाइन ही क्यों करते हैं, ताकि हम कोई प्रॉब्लम, कभी कोई इशू बन गया, कभी कोई कंपनी के ऊपर कोई प्रॉब्लम आ गई, कभी कोई क्राइसिस ब्रोक हो गया, किसी भी इशू को सॉल्व करने के लिए या लोगों का ओपिनियन चेंज करने के लिए या लोगों किसी चीज को या किसी इशू को एड्रेस करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। फिर हम इसके थ्रू लोगों का बिहेवियर जो है उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, एक सेकेंड में इसका माइक म्यूट कर दूं। दाइम अपना माइक म्यूट कर लो बेटा। ओके सर। अच्छा, तो हम कोई भी जो ओपिनियन लोगों का चेंज करना चाहें, बदलना चाहें, उसके लिए करते हैं। उसके बाद हमने बात की थी कि टाइप्स ऑफ, फिर हमने पोजीशनिंग स्टेटमेंट की बात की थी। पोजीशनिंग स्टेटमेंट ये होती है कि लोग आपके बारे में क्या गुफ्तगू करते हैं, लोग आपकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्या ओपिनियन रखते हैं। जब हमने उसको चेंज करना हो या उसको बदलना हो तब हम पोजीशनिंग स्टेटमेंट बनाते हैं, और वो पोजीशनिंग स्टेटमेंट कंपनी के मिशन स्टेटमेंट और उसकी वैल्यूज से डिग आउट की जाती है। ठीक है, वो हमेशा मिशन स्टेटमेंट से निकाली जाती है। उसके बाद हमने बात की थी कि किस किस तरह की कैंपेन्स होती हैं, जिसमें हमने अवेयरनेस कैंपेन की बात की थी, जिसमें हम अवेयरनेस प्रोवाइड करते हैं। फिर हमने पब्लिक इंफॉर्मेशन कैंपेन की बात की थी कि जब हम लोगों को जो है वो वो करते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं। तो पहले लोगों को सिर्फ अवेयर किया, फिर उनको इंफॉर्मेशन दी। जब वो इंफॉर्मेशन उनको मिल जाती है तो फिर हम उनको एजुकेशन देते हैं कि जब उनको बस मैक्सिमम इंफॉर्मेशन हो एट हैंड तो वो अपनी डेली रूटीन के अंदर उस नॉलेज को अप्लाई करना शुरू कर दें। उसके बाद रिमाइंडर कैंपेन्स होती हैं जो रिमाइंड करवाती हैं कि ऑलरेडी हमने क्या गुफ्तगू दी थी, और उसको रीइंफोर्स किया जाता है। उसके बाद चेंज और अटेम्प्ट टू चेंज कैंपेन्स होती हैं कि आपने अपनी स्टेट लोगों के माइंड में ओपिनियन बदलना है या बदलने की कोशिश करनी है, किसी इशू के बारे में लोगों की सोच बदलने की कोशिश करनी, तो उसके लिए जो कैंपेन्स की जाती हैं। और फिर बिहेवियर मॉडिफिकेशन कैंपेन्स थी कि लोगों का बिहेवियर मॉडिफाई करना है। मेरा ख्याल है कि हमारी पिछली दफ़ा की जो क्लास थी वो हमें आई गेस सबको समझ में आ गई है, कोई ऐसा प्रॉब्लम उसके अंदर नहीं था। कुछ है तो आप लोग अभी पूछ सकते हो ताकि हम आगे चल सकें। मेरी आवाज आ रही है सबको? यस सर। किसी को कोई प्रॉब्लम पिछली कैंपेन के हवाले से, नो सर। पिछली क्लास के हवाले से? अच्छा, अब पढ़ते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं सक्सेसफुल कैंपेन्स के। अच्छा बेटा, एक ना, हेलो, हाँ, अच्छा, एक ना चीज है जो तमाम कैंपेन्स की अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, अपनी, हमें कहता है कि कैंपेन की डिफरेंट टाइप्स भी हो सकती हैं। अगर कोई कैंपेन सिर्फ जो है उसका काम किसी और के ओपिनियन को इंडोर्स करना था तो वो इंडोर्समेंट कैंपेन होगी कि एक हुकूमत ने एक बात की, मैं उस कैंपेन को इंडोर्स करना शुरू कर दूं। तो मैंने सिर्फ इंडोर्समेंट कैंपेन की, मैंने उस, क्योंकि एक ऑलरेडी एक ओपिनियन चल रहा था, मैंने ये बताया कि मैं उस ओपिनियन के साथ खड़ा हूं, तो मेरी वो इंडोर्स कैंपेन है। तो एक ही हर इंसान, पब्लिक रिलेशनिंग एक ऐसा एक सिनेरियो है जिसके अंदर ये हमेशा इनोवेट होता रहेगा, ये हमेशा चेंज होता रहेगा, इसके अंदर नई सी नई नॉलेज ऐड होती रहेगी और नई सी नई टाइप्स ऐड होती रहेंगी। बिकॉज मीडिया जो है वो इनोवेट होता रहेगा, मीडिया और आपके अपॉर्चुनिटीज इनोवेट होती रहेंगी। तो जब तक ये काम होता रहेगा तब तक
पब्लिक रिलेशनिंग या कम्युनिकेशन जो है ये इनोवेशन के प्रोसेस में रहेगी, और ये तब तक रहेगी जब तक लोग, मेरा ख्याल है दुनिया में लोग जिंदा हैं और दुनिया चल रही है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि व्हाट आर सक्सेसफुल कैंपेन्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। पहली बात ये कि वो कैंपेन सक्सेसफुल होती है जो ये डिसाइड कर लेती है कि लोगों की नीड्स क्या है या उस ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स क्या है। मेरी ऑर्गेनाइजेशन की नीड क्या है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन की क्या ज़रूरियात हैं जिनको मैंने एंडोर्स करना है। फिर वो ये देख लेती है कि यार मैंने किन गोल्स को अचीव करना है। अगर एक पीआर प्रैक्टिशनर जब वो कैंपेन डिज़ाइन कर रहा होता है या वो कैंपेन इम्प्लीमेंट करता है, अगर उसको क्लैरिटी होगी अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन नीड्स, अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, और फिर उसको ये भी क्लैरिटी होगी कि मेरे लोगों की अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या है। अगर मैं ऐसे करूं कि मैं एक ऑर्गेनाइजेशन है मेरी, और उसके अंदर जो पब्लिक्स है उसकी जो लोग हैं वो लाइफस्टाइल एक वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि वो क्या कहते हैं कि सुबह सुबह 5 बजे उठ के आ जाएं क्या कहते हैं क्लास लेने के लिए, या सुबह 4 बजे क्लास रख दूं, या सुबह 5 बजे क्लास रख दूं, जिस टाइम पे ट्रांसपोर्ट की अवेलेबिलिटी नहीं है, जिस टाइम पे लोग जो है वो लोग निकल नहीं सकते घरों से, लोगों के लिए सुबह सुबह अपनी रूटीन इतनी ज़्यादा चेंज करना मुश्किल है। तो इस वजह से जब ये चीज़ें ये इस तरह की होंगी तो बेटा मैं लोगों का जो बिहेवियर है उसको मॉडिफाई नहीं कर सकता। मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा है कि मेरी जो लोगों की कैपेसिटी है वो कितनी है। तो जो ऑर्गेनाइजेशन का पीआर प्रैक्टिशनर ये कैपेसिटी जज कर लेता है कि उसकी पब्लिक की कैपेसिटी क्या है, उनकी कैपेबिलिटीज़ क्या हैं, तो वो बेहतर जो है पीआर कैंपेन एग्जीक्यूट कर सकता है। ठीक है? तो सबसे पहली चीज़ ये कि कोई भी अगर कैंपेन सक्सेसफुल होगी तो पीआर प्रैक्टिशनर को अपनी ऑर्गेनाइजेशन की नीड, अपनी पब्लिक्स की नीड, उसके बाद अपनी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स, उसकी पब्लिक के गोल्स, और उसके बाद उसकी पब्लिक की कैपेसिटी, उसकी पब्लिक की कैपेबिलिटी, इसकी अंडरस्टैंडिंग जरूर होगी, उस कैंपेन के अंदर वो रिफ्लेक्ट हो रही होगी। ठीक है, एक चीज। दूसरी चीज ये कि सिस्टमैटिक कैंपेन प्लानिंग की जाती है और उसके बाद सिस्टमैटिकली उसकी प्रोडक्शन की जाती है उस कैंपेन की। ये बड़ी मजेदार चीज है। हम अक्सर एक बात करते हैं कि स्ट्रैटेजिक प्लानिंग की। व्हाट इज स्ट्रैटेजिक प्लानिंग? लोग अक्सर कहते हैं ये स्ट्रैटेजिक होना चाहिए, वो स्ट्रैटेजिक। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग बेटा ये होती है जहाँ पे आप तमाम प्रोज एंड कॉन्स हर तरह से रिसर्च करके हर तरह का आउटकम जो होता है उसके बारे में रिसर्च कर लेते हो कि अगर मैं ये गुफ्तगू करूंगा तो लोग ये रिएक्ट करेंगे, अगर मैं ये गुफ्तगू करूंगा अगर मैं तो लोग ये रिएक्ट करेंगे। तो जब आपके पास हर चीज की वो जो होता है रिएक्शन होता है, आप उसको कह लो कि प्री कंसीव कर सकते हो, उसका प्री नोशन बना सकते हो, पहले से उसको जान सकते हो, पहले से उसके बारे में कंटिजेंसी प्लान बना सकते हो। तो बेटा तब आपकी जो प्लानिंग है वो सिस्टमैटिक और स्ट्रेटेजिक होती है। दूसरी चीज ये कि सिस्टमैटिक प्लानिंग के अंदर ये भी होता है कि कौन शख्स क्या काम करेगा। अगर कोई वेंडर जिसने फ्लेक्स प्रिंट करनी है तो वो कितनी फ्लेक्स प्रिंट करने की कैपेसिटी रखता है, पहली बात। दूसरी बात ये कि रातों रात उसकी जो है वो सारे बिलबोर्ड्स अप करने हैं, तो क्या मेरे पास इतने एडवर्टाइजर्स लाहौर में अवेलेबल हैं जो मुझे रातों रात जो है वो सपोर्ट दे के जो है वो काम पूरा कर सकते हैं। इन सब का डिसाइड करना कि कौन क्या करेगा, कितनी देर में करेगा, कब करेगा, ये डिसाइड करना। और उसके बाद उसकी प्रोडक्शन है, उसके मैसेजेस कैसे बनाए जाएंगे, कौन बनाएगा, कौन लिखेगा, कौन उनकी इवैल्यूएशन करेगा, कौन क्वालिटी चेक करेगा, ये सारी चीजें जो आप कर रहे होते हो तो आपको नजर आ रहा होता है कि यार ये एक बड़ी सक्सेसफुल कैंपेन हो रही है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं चल रही? माइंड क्लियर है? मैंने पिछला इसलिए बताया कि अभी तक हम कैंपेन के ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं। सर पब्लिक के गोल क्या हो सकते हैं और कैसे उनको परसीव किया जा सकता है? बेटा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जब कोई ना कोई आपकी जो पब्लिक्स होती हैं उसकी उसके साथ कोई ना कोई उम्मीदें होती हैं। फॉर इंस्टेंस के हम हमेशा एक बात करते हैं कि हमारे पास अच्छा हेल्थ सिस्टम होना चाहिए, हमारे पास अच्छी एजुकेशन सेक्टर होना चाहिए, हमारे पास अच्छा आईटी सेक्टर होना चाहिए। हम अपनी गवर्नमेंट के साथ होप्स लगाते हैं। अब वो गवर्नमेंट आती है, वो उन होप्स को पूरा करती है नहीं करती है, जो भी वो काम करती है हम उसके ऊपर कमेंट करते हैं। तो इस मेरी होप्स और मेरी जो नीड्स हैं मैं वो गवर्नमेंट जो है वो लोगों की पब्लिक की जो नीड्स हैं, पब्लिक के जो गोल्स हैं उनको देख सकती है। उसके अलावा पब्लिक का हमेशा एक डिमांड होती है टू हैव अ बेटर लाइफस्टाइल, टू हैव अ बेटर लिविंग, टू हैव अ बेटर नॉलेज, टू हैव बेटर
कह लो कि उनको उनकी जिंदगियां बेहतर चाहिए होती। तो लोगों की नीड्स आप जो है वो जज कर सकते हो, आप उनको देख सकते हो, उनको उनके बारे में पता कर सकते हो। ठीक है, लोगों को पानी पीना ही पीना है, लोगों को साफ हवा चाहिए ही चाहिए, लोगों को अच्छी गाड़ी चाहिए, लोगों को अच्छी एजुकेशन चाहिए, लोगों को इन्फॉर्मेशन चाहिए, लोगों को नॉलेज चाहिए। तो अगर मैं इन चीज़ों को, ये लोगों की नीड्स हैं जिनको पूरा करना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, उनको डेवलपमेंट चाहिए, उनको डेवलप करना है, उनका स्किल डेवलपमेंट उनको चाहिए, उनकी जो है वो लाइफस्टाइल उनकी बेहतर करनी है, उनकी फ्यूचर की उनको जो है वो चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है पब्लिक्स की नीड्स में आती हैं। तो पब्लिक की नीड्स को जब ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स के साथ रिलेट कर लेती है तो एक बेहतर पोजीशनिंग स्टेटमेंट निकल आती है, एक बेहतर कैंपेन बन सकती है। क्लैरिटी होगी अब्दुल रहमान? जी सर, शुक्रिया। अच्छा, फिर फिर एक और चीज़ देखी जाती है कि जो सक्सेसफुल कैंपेन्स होती हैं उसके अंदर कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग हो रही होती है कैंपेन की, कि कैंपेन को ऑब्वियसली जब मैंने कैंपेन बनाई होती है, अभी हम ये भी डिस्कस करेंगे कैंपेन प्लान कैसे होती है, आज ये भी पढ़ के जाएंगे हम। लेकिन जब हम एक कैंपेन एग्जीक्यूट हो रही होती है, जब एक कैंपेन चल रही होती है, तो उस कैंपेन को लोग कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर कर रहे होते हैं कि किस हद तक पब्लिक ओपिनियन अचीव हुआ, किस हद तक लोगों तक मैसेज पहुंचा। तो उसी टाइम पे एक रिसर्च पहले की जाती है, एक रिसर्च ड्यूरिंग चल रही होती है। फॉर इंस्टेंस के एक मैसेज निकाला गया, उसको भेजा गया, लोगों तक पहुंचाया गया, लोगों ने उस मैसेज को सुना, ठीक है, तो लोगों ने उस मैसेज को सुना, लोगों ने उस मैसेज की अंडरस्टैंडिंग बनाई। जब ये चीज़ हो गई तो लोगों ने, जब ये सारा कुछ हो गया तो फिर उन्होंने उसके बाद पब्लिक पोल्स करना शुरू कर दिए, कि फेसबुक के ऊपर एक स्टेटस डाला कि यार पोल करो कि आप किस तरफ जो है ना वो आपका क्या ओपिनियन है इस चीज़ के बारे में, आप पॉजिटिव सोचते हो, आप नेगेटिव सोचते हो, या आप सोचते हो कि इसके बारे में और रिसर्च होनी चाहिए और बेहतर जो है वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होनी चाहिए। जब ये सारी चीज़ें की जाती हैं तो आपको अंडरस्टैंडिंग जो है आपको ये अंडरस्टैंड हो जाता है कि यार मैंने जो ओपिनियन रीच करने की कोशिश की थी वो किस लेवल तक अचीव हुआ, ठीक है। उसके बाद आप ये देखते हो कंसिडरिंग कॉम्प्लीमेंट्री रोल्स ऑफ मास मीडिया इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। अब मास मीडिया का क्या रोल है मेरी कैंपेन के अंदर, और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का क्या रोल है। देखो, जब दो लोग आपस में गुफ्तगू करते हैं, हम हमेशा एक बात करते हैं, तुम लोगों ने अगर पढ़ा होगा, तुम लोगों ने लाजमी रिसर्च में पढ़ा होगा कि एक वो था, एक रिसर्च हुई थी अमेरिकन प्रेसिडेंट के इलेक्शंस के ऊपर, जिसके अंदर उन्होंने ये बताया था, जिसके अंदर टू वे ऑफ कम्युनिकेशन जो थी उसका मॉडल सामने आया था, कि लोग दो तरह से कम्युनिकेशन से वो होते हैं, लोग इफेक्ट होते हैं। एक ये कि जो कम्युनिकेशन डायरेक्ट मास मीडिया उनसे कर रहा होता है, और उससे ज्यादा वो कम्युनिकेशन जो उनके पीयर ग्रुप्स में हो रही होती है, या उनके ओपिनियन लीडर्स कर रहे होते हैं। जो लोग हमसे इंटरपर्सनल लेवल पे कम्युनिकेट करते हैं, हमें उनकी इन्फॉर्मेशन ज्यादा अच्छी समझ में आती है। तुम लोग पब्लिक रिलेशनिंग जो है वो नेट से, यूट्यूब से भी पढ़ सकते हो, लेकिन जब तुम लोगों को क्लास में इंटरपर्सनल लेवल पे पढ़ाया जाता है तो तुम लोगों की अंडरस्टैंडिंग जो है वो एनहांस होती है। तुम लोगों को क्वेश्चन हो, तुम लोग उसी वक्त पूछ के उसको जस्टिफाई कर सकते हो, ठीक है। सो जो कम्युनिकेशन एक मास मीडिया के अंदर हो रही है, उसका क्या इम्पैक्ट है, और आपकी कैंपेन के अंदर जो है वो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का क्या इम्पैक्ट है। जब जो लोग इसको कंसिडर करते हैं, जो लोग इस चीज को समझ लेते हैं, जो लोग इस चीज की जो एंटिसिपेशन है कर लेते हैं, जो इसके बारे में अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपनी कम्प्लेक्सिटीज क्रिएट कर लेते हैं, वो लोग ज्यादा बेहतर कैंपेन डिलीवर कर सकते हैं। और आखिरी चीज है कि हर पब्लिक के लिए एक खास मीडियम होता है। फॉर इंस्टेंस, हमारे यहाँ 66% लोग लिटरेट हैं। अब जो लोग पढ़े लिखे हैं, जो लोग पढ़ना जानते हैं और लिखना जानते हैं, उन लोगों के लिए अखबार के थ्रू भी कम्युनिकेट किया जा सकता है। लेकिन जो लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते, वो सुनना जरूर जानते हैं, तो उनके लिए उनको सुनाना जरूरी है, और सुनाने के लिए उनकी अंडरस्टैंडिंग बनाना जरूरी है। उसके बारे में जब गुफ्तगू किसी टॉक शो में, जब न्यूज टीवी पे, न्यूज मीडिया में होगी, जब किसी टॉक शो के थ्रू करेंगे या पब्लिक में कोई बात की जाएगी, वो लोग सुन के अपना ओपिनियन बना सकते हैं। तो हर इंसान के लिए एक स्पेसिफिक मीडियम होता है जिसके थ्रू वो इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकता है। एक पढ़ा लिखा इंसान ज्यादा बेहतर, अगर मैं तुम लोगों को एक्सेंट समझ में आना शुरू हो जाए, जो ब्रिटिश इंग्लिश लोग बोलते हैं, ब्रिटिश इंग्लिश बहुत मुश्किल है, ठीक है, उसको समझना, उसको अंडरस्टैंड करना मुश्किल है हमारे, क्योंकि हमारे लिए शुरू से हमने अमेरिकन एक्सेंट या अमेरिकन इंग्लिश के ऊपर ज्यादा फोकस रखा है। हमारे स्कूल सिस्टम ने, हमारे कॉलेज ने, हमारी यूनिवर्सिटी सिस्टम ने, हमने हमेशा से उन लोगों की जुबान सुनी। तो जब हम लोग गुफ्तगू में
ब्रिटिश एक्सेंट सुनना शुरू करते हैं तो हमें उसकी अंडरस्टैंडिंग बनाने की मुश्किल हो जाता है, लेकिन जब हम उसको सुनते रहते हैं और उनका एक्सेंट हम समझना शुरू हो जाते हैं तो हमें उनके एक्सेंट की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है और हमें उनका एक्सेंट ज़्यादा बेहतर समझ में आता है, अमेरिकन का माना शुरू हो जाता है। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग या मेरी जो कैपेसिटी है, जब मैंने जज कर लूँगा पहले स्टेप में, लोगों ने जज की होगी तो वो मेरे हिसाब से ही मीडिया सेलेक्ट करेंगे। तो हर ऑडियंस के लिए उनका स्पेसिफिक मीडिया होता है। अगर मैंने यूथ को टारगेट करना है तो मैं डिजिटल मीडिया पे जाऊंगा। अगर मैंने एल्डरलीज को टारगेट करना है कि +45 या +40 लोगों को टारगेट कर रहा हूँ, तो मैं जो है वो न्यूज मीडिया में जाऊंगा, मैं जो है वो प्रिंट मीडिया में जाऊंगा, मैं जो है उसमें जाऊंगा, एंटरटेनमेंट मीडिया में जाऊंगा। अगर मैंने माओ को, औरतों को, इन लोगों को करना है, ठीक है, मैं फैशन में जाऊंगा अगर मैंने फैशन के लोगों को करना है, तो मैंने किस चैनल के ऊपर अपना मैसेज भेजना है, किस चैनल के थ्रू मैसेज भेजना है, ये डिसाइड करना जो एक अच्छा पीआर प्रैक्टिशनर है वो ये अच्छा डिसाइड कर लेता है, तो फिर वो कैंपेन सक्सेसफुल हो जाती है। ये था कि ये सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स थे कि एक कैंपेन को सक्सेसफुल बनाने के लिए आप क्या क्या चीजें कर सकते हो। ये इस यहाँ तक कोई परेशानी हमने जो है वो ऑलमोस्ट 5 पढ़े हैं। 5 इसमें पहला ये था कि नीड्स असेस करना, गोल्स असेस करना और लोगों की कैपेसिटी और उनकी प्रायोरिटी कि पब्लिक क्या चाहती है, ठीक है। फिर उसके बाद सिस्टमैटिक कैंपेन प्लानिंग एंड प्रोडक्शन, ये दूसरी थी, मैं ये एक-एक करके भेज देता हूँ। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सक्सेसफुल कैंपेन, पहला था assessment of needs, goals and capabilities of priority publics. उसके बाद है आपका systematic campaign planning and production, और फिर थी continuous monitoring and evaluation, फिर है considering complementary roles of mass media and interpersonal communication. And number 5, selection of the appropriate media for each priority public. अब ये आप एक दफा पांचों पॉइंट्स देख लो, इसमें से कोई बात आपको ना समझ में आ रही हो तो पूछ लो। ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिससे आपकी कैंपेन को है वो सक्सेसफुल कैंपेन कहा जाता है, अगर ये 5 एलिमेंट्स का, 5 कैरेक्टरिस्टिक्स का ख्याल रखा जा रहा हो और वो उसके अंदर जस्टिफाई हो रहे हो। देख लो इसको सुकून से और फिर पूछो दोबारा अगर कोई पूछना चाहते हैं। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आ रही हो? सर 4th पॉइंट में कॉम्प्लीमेंट्री रोल्स है, इसे एक्सप्लेन करना। Considering complementary roles of mass media interpersonal communication. यस सर। जब बेटा आप ये देखते हो, कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं कि कोई ऐसी चीज जो आपके साथ होती ही होती है, जो चीज आपको दी जा रही होती है, जो हासिल होती है, जो आपको फ्री में मिल रही हो, इसको आम हिसाब से फ्री में मिल रही होती है, ये कॉम्प्लीमेंट्री कि अगर आप पीआर कैंपेन कर रहे हो तो एक कॉम्प्लीमेंट्री चीज है कि उसके अंदर मास मीडिया उसको कवरेज देगा, ठीक है। अगर मैं कोई ओपिनियन आगे रख रहा हूँ तो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलानी है तो मीडिया ने उसको कवरेज देनी है, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री रोल का ये मतलब है कि कॉम्प्लीमेंट्री रोल मास मीडिया का क्या होगा और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का क्या होगा। मास मीडिया का जो रोल होगा वो कॉम्प्लीमेंट्री रोल ये होगा कि वो मास मीडिया आपको प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देगी, आप उस पर प्रेस रिलीज छाप सकते हो, आप उसके अंदर जो है वो डिस्कस कर सकते हो रिगार्डिंग बेटा मैं बताता हूँ चैनल फॉर कम्युनिकेशन।
आप बात कर सकते हो मास मीडिया के अंदर, क्या बात हो रही थी यार, मैं भूल गया हूँ। कॉम्प्लीमेंट्री रोल्स कि जब आप कैंपेन कर रहे हो तो उस कैंपेन की ऑब्वियसली आप एक नया ओपिनियन रख रहे हो, आप कोई नया किसी इशू का रेजोल्यूशन दे रहे हो, किसी इशू को सॉल्व आउट कर रहे हो, तो मीडिया आपको कवरेज देता है। मीडिया आपको जो है वो अलाउ करता है कि आप उसके चैनल के थ्रू लोगों से बात कर सको, ठीक है। ये उसका कॉम्प्लीमेंट्री रोल है। अब इसका इम्पैक्ट और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का इम्पैक्ट, ये दोनों में फर्क है। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन ये होती है वो लोग या दो से ज्यादा लोग आपस में बैठ के गुफ्तगू करते हैं। मैंने इसमें बड़ी एग्जांपल दी थी, टू स्टेप फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन थ्योरी की, टू स्टेप जो थी थ्योरी आई थी कि कम्युनिकेशन जो है वो टू स्टेप्स की तरह फ्लो करती है। एक ये कि पहले इंफॉर्मेशन ओपिनियन लीडर्स तक आती है और फिर ओपिनियन लीडर्स से लोगों तक जाती है। ओपिनियन लीडर्स वो लोग होते हैं जो आपकी सोसाइटी के अंदर जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, जो एनालिस्ट होते हैं, जो लोग स्ट्रेटेजिकली हर चीज को पढ़ते हैं, समझते हैं, उनको इन्फॉर्मेशन होती है, नॉलेज होती है, वो हर जगह दुनिया को देख रहे होते हैं, तो वो उनका बड़ा साउंड ओपिनियन होता है किसी भी चीज के बारे में। वो बड़े फैक्ट्स को सामने रख के लॉजिकली अपने ओपिनियन को डेवलप करते हैं ताकि लोगों के लिए उसको अंडरस्टैंड करना बात को ईजी हो सके, ठीक है। तो जो इम्पैक्ट है मीडिया का इसके अंदर कॉम्प्लीमेंट्री रोल का इन योर कैंपेन, और जो रोल है इसका क्या कहते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का, इन दोनों इम्पैक्ट्स में फर्क होता है, ठीक है। इसको अंडरस्टैंड करना समझ में आ गई जाएं। इसके अलावा फिफ्थ था यहाँ पे सिलेक्शन ऑफ द अप्रोप्रिएट मीडिया फॉर ईच प्रायोरिटी पब्लिक। बेटा मैंने भी बताया कि हर जो ऑडियंस होती है उसका उसके हिसाब से पब्लिक, उसका इसके हिसाब से कम्युनिकेशन मीडिया होता है। मतलब मैंने कहा कि अगर हमें यूथ से गुफ्तगू करनी है, यूथ तक मैसेज पहुंचाना है, तो उसके लिए डिजिटल मीडिया यूज होगा, डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज होंगे। हम फेसबुक पे जाएंगे, हम इंस्टाग्राम पे जाएंगे, हम जो है व्हाट्सएप के ऊपर जाएंगे, इस तरह हम लोगों तक अपनी गुफ्तगू पहुंचाएंगे। लेकिन जब हम बात करेंगे एल्डरली की, तो हम फेसबुक के थ्रू मैसेज नहीं पहुंचा सकेंगे क्योंकि फेसबुक उनको शायद सही तरह इस्तेमाल करना ना आता हो। हम जो है वो उसको उनके लिए न्यूज मीडिया में जाएंगे कि यार हमारी जो है वो लोग टॉक शोज देखते हैं, एल्डरली लोग जो है वो 40 साल से ऊपर लोग होते हैं जिनकी अंडरस्टैंडिंग और तरह से डेवलप हुई होती है, तो वो उसको देखते हैं। इस तरह एग्जांपल ले लो कि जिस तरह गांव में लोग होते हैं, ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं होते, जिन लोगों को ज्यादा क्लैरिटी नहीं होती, वो लोगों के लिए गांव के अंदर अक्सर डेवलपमेंट कम्युनिकेशन के अंदर तुम लोगों ने चीज पढ़ी होगी कि उसके लिए वो लोग क्या करते थे कि वहां जाके थिएटर करते थे, वहां जाके रोड शोज करते थे, सड़क के ऊपर वो थिएटर करके मैसेज पहुंचाते थे। अगर मैं ये चाहता हूँ कि हर माँ अपने बच्चे को वैक्सीन जरूर लगवाए, उसको वैक्सीन जरूर मिले, लेकिन अब मैंने हर माँ के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो ये मैसेज जो है वो अखबार से पढ़ सके क्योंकि वो पढ़ी लिखी नहीं। तो क्या किया जाता था कि उनके लिए जो है वो न्यूज मीडिया में उसका ताल्लुक बना, उसमें उनको शो कर दिया था, या फिर उनके इलाके में जाके एक स्टॉल लगाया जाता था और माइक के ऊपर ऊंचा ऊंचा बोला जाता था स्पीकर फोन के ऊपर कि जी हम ये काम करने आए हैं जिससे आपके बच्चों की जिंदगियां बचेंगी, आप लोगों को ये बीमारी नहीं होगी। हमारे यहाँ पे जैसा वो टीबी की वैक्सीन जो है वो बड़ी वो है यूनिवर्सली, हमारा लॉ है कि हमने हर बच्चे को टीबी की वैक्सीन लगाई जाती है, चाहे वो सरकारी अस्पताल में पैदा हो चाहे वो किसी भी अस्पताल में पैदा हो। फिर पोलियो की कैंपेन जिस तरह से की जाती है। तो सब लोगों को जो है वो क्लैरिटी सिर्फ एक मीडियम से नहीं होती, हर इंसान के लिए डिफरेंट मीडियम होता है। अगर मैंने माओ को अप्रोच करना है तो अगर मैंने पढ़ी लिखी माओ को अप्रोच करना है तो मैं टीवी के थ्रू जा सकता हूँ जहाँ पे मैं मॉर्निंग शोज के अंदर गुफ्तगू कर सकूँ। अगर मैंने टारगेट करना है गांव के लोगों, गांव की माओ को, तो मैं स्पीकर फोन पे मस्जिद के ऐलानात से इन चीजों के थ्रू लोगों तक कम्युनिकेशन का चैनल बना सकता हूँ। आप दोनों के पॉइंट्स क्लियर हो गए? क्या कहते हैं ज़ईम और यस सबूर? सर। हाँ सबूर का मैसेज आ गया। अच्छा, हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पांचों पढ़ ली, अब हम पढ़ते हैं इसके एस्पेक्ट्स ऑफ पीआर कैंपेन। ये इनको एस्पेक्ट्स भी कहते हैं, इनको एलिमेंट्स भी कहते हैं। पहली चीज ये है कि हर कैंपेन का पीआर कैंपेशनल एस्पेक्ट जरूर होना चाहिए। एस्पेक्ट ऑफ अ कैंपेन। एजुकेशनल एस्पेक्ट क्या होगा? लोगों को इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, लोगों को नॉलेज चाहिए होती है, लोगों को जानना होता है, लोगों को चीजों को समझना होता है। ये मेरी बेसिक नीड्स में से, बीइंग अ ह्यूमन बीइंग,
क्या कहते हैं कि एन इंडिविजुअल, मेरी ये ज़रूरत है कि मैं जानूँ। तो जब भी कोई कैंपेन मेरी एजुकेशनल नीड में मुझे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी, मुझे नई नॉलेज देगी, मुझे नया कुछ सिखाएगी, तो वो कैंपेन सक्सेसफुल कैंपेन होगी, वो कैंपेन अपना रोल अदा कर रही होगी। तो हर कैंपेन का एजुकेशनल एस्पेक्ट ज़रूर होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये कि इंजीनियरिंग एस्पेक्ट, बेटा कुछ ना समझ में आए दोबारा जरूर पूछ लेना। क्लैरिटी, अपने माइंड की क्लैरिटी करोगे तुम लोग की कैंपेन ठीक डेवलप हो जाएगी। अगर तुम लोग की माइंड की क्लैरिटी ठीक नहीं होगी, तुम लोग कैंपेन अच्छी डेवलप नहीं कर सकोगे। इंजीनियरिंग सर एस्पेक्ट ये होती है, रिपीट। क्या समझ में नहीं आई, कौन बोला ये? सर मैं अली अदर किरमानी। जी करमानी। जी सर, पहले वाला मैं लिख रहा था तो वो पहले वाला नहीं समझ लगा। कौन सा अभी वाला नहीं समझ में आया? फर्स्ट जो आपने बोला है एलिमेंट्स एजु ऑफ एजुकेशन। एजुकेशनल एस्पेक्ट ऑफ अ कैंप एजुकेशनल एस्पेक्ट ऑफ अ कैंपेन। एजुकेशनल एस्पेक्ट ये होता है कि कोई जो भी पीआर कैंपेन होगी, वो लोगों को कुछ ना कुछ सिखाए जरूर, वो कुछ ना कुछ उनको इन्फॉर्मेशन जरूर दे, वो लोगों को नई नॉलेज जरूर दे। हम लोगों की जरूरत होती है कि हम नई इन्फॉर्मेशन को ग्रैब करें, कुछ नया सीखें, कुछ नया जानें। ये जानना सीखना मेरी जरूरत है, मुझे ये सीख के सेटिस्फेक्शन मिलती है। तो हम लोगों, जब ये चीज को कोई कैंपेन अचीव कर रही होती है, तो लोग उस कैंपेन पे रिलाई कर रहे होते हैं और उसको बेहतर तौर पे जो है वो एक्सेप्ट कर रहे होते हैं। ठीक है। दूसरा एस्पेक्ट है हमारा इंजीनियरिंग एस्पेक्ट ऑफ अ कैंपेन। इंजीनियरिंग एस्पेक्ट एक कैंपेन का ये होता है कि जहाँ पे कोई भी कैंपेन कोई भी बिहेवियर मॉडिफाई करती है, कोई भी चेंज लेकर आती है, लोगों को नए काम की तरफ लेके जाती है। दूसरा इसके अंदर चीज ये होती है कि एक चीज बड़ी समझने वाली है, जब भी कोई कैंपेन अप्लाई हो रही होती है, तो ये ज़रूरी होना चाहिए कि उस कैंपेन से जो ओपिनियन डेवलप हो रहा है या जो बिहेवियर डेवलप हो रहा है, वो बिहेवियर अडॉप्ट करने की एनवायरनमेंट क्रिएट की जा सके। यहाँ पे पर्टिकुलरली इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट इस एस्पेक्ट के अंदर वो एनवायरनमेंट क्रिएट जरूर हुआ हो जिस एनवायरनमेंट के अंदर वो उस मैसेज को रिसीव भी कर सके और वो उस मैसेज के अकॉर्डिंगली एक्ट भी कर सके। एग्जांपल देता हूँ, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। पाकिस्तान के अंदर हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम है कि लोग जो है वो लिटर करते हैं। लिटर करना कहते हैं कि जी आपने गाड़ी से जा रहे हो, आपने कुछ चिप्स खाए और चिप्स खा के आपने उसको शीशे से बाहर फेंक दिया। ठीक है, इस तरह लोग जगह जगह पे कूड़ा करकट फेंकते हैं। हमारा ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट एक कंपनी है जो लाहौर के अंदर सफाई का काम करती है। ठीक है, उन्होंने एक कैंपेन शुरू की, डू नॉट लिटर। एक कैंपेन शुरू की, डू नॉट लिटर। और उस कैंपेन शुरू करने से पहले उन्होंने लाहौर में हर जगह डिफरेंट जगहों पे, स्पेसिफिकली पब्लिक पार्क्स के अंदर, सड़कों के किनारों पे, जगह जगहों पे उन्होंने जो थे वो डस्टबिन लगाई, दो कलर्स के। तुम लोगों को शायद याद हो, एक ब्लू कलर की डस्टबिन थी और एक येलो कलर की डस्टबिन थी जिसके ऊपर LWMC का लोगो लगा हुआ था। वो उन्होंने डस्टबिन लगाई। उसके बाद उन्होंने जगह जगह पे जो थे वो कूड़े के जो थे ना वो रखे, क्या कहते हैं, कार्ट्स रखी, जहाँ पे अब जाके उसको डंप कर सकते हो। डंपस्टर्स जिसे हम कहते हैं, उन्होंने डंपस्टर्स रखे, बड़े बड़े डंपस्टर्स होते थे जिसके अंदर लोग, हर मोहल्ले की जो थी वो चौक के अंदर डिफरेंट जगहों पे उन्होंने वो डंपस्टर्स बड़े बड़े रखे, और जो उसके अंदर हम सामान फेंकते हैं। और अक्सर तुम लोग देखते होगे कि LWMC वाले वो ट्रक आता है, वो डंपस्टर अटैच करते हैं और सारा का सारा कूड़ा उठा के ले जाते हैं। ठीक है, उन्होंने इस कैंपेन को शुरू किया था कि डू नॉट लिट, लोग लिटरिंग ना करें, लोग जगह जगह कूड़ा करके ना फेंकें। ठीक है, उन्होंने सबसे पहले ये काम किया कि उन्होंने उसके लिए वो एनवायरनमेंट बनाया। उन्होंने सबसे पहले वहां पे डस्टबिन पहुंचाई, सबसे पहले वहां पे वो पहुंचाई, क्या कहते हैं, डंपस्टर्स पहुंचाए। उसके बाद उन्होंने वो मैसेज देना शुरू किया ताकि लोगों को जब वो मैसेज मिले और लोग वहां पे कहीं डंपस्टर डंप करने जाए, उनको अगर डंपस्टर नहीं मिलेगा तो लोग कहेंगे यार ये क्या बकवास है, और लोगों के अंदर बिहेवियर चेंज नहीं आ सकेगा। तो जो कैंपेन इनके अंदर होती है वो उसका जो इंजीनियरिंग एस्पेक्ट होता है, जहाँ पे बिहेवियर चेंज होता है, जहाँ पे बिहेवियर मॉडिफाई होता है, जहाँ पे वो एक्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द कैंपेन, जहाँ पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है उसके मुताबिक उन्होंने एक्ट करना होता है। तो उसके लिए वो एनवायरनमेंट भी क्रिएट किया जाता है। तो इसे कहते हैं द इंजीनियरिंग एस्पेक्ट ऑफ अ कैंपेन। कौन बोला? क्लैरिटी है दूसरे पॉइंट के ऊपर सबको?
यस सर। यस सर। अच्छा, उसके बाद बेटा आता है आपका इन्फोर्समेंट एस्पेक्ट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। आप लोगों को याद होगा कि एक टाइम था कि तुम लोगों की, मेरा ख्याल है तुम लोग 97 98 की पैदाइश होगी तुम लोगों की। उससे पहले की गाड़ियां शायद तुम लोगों ने अगर देखी हो, तो एक टाइम पे जो 1991 में जो मेहरान बनती थी, या 1981 में जो ऑल्टो छोटी गाड़ियां बनती थी जिनकी स्पीड लिमिट इतनी नहीं होती थी, उसके अंदर ना ये सीट बेल्ट का कॉन्सेप्ट नहीं होता था। सीट बेल्ट का कॉन्सेप्ट होता था जो गाड़ी 160 प्लस चलाई जाती थी, ठीक है। तो सीट बेल्ट का कॉन्सेप्ट पहली गाड़ियों में नहीं था, वो लोग समझते थे कि सीट बेल्ट की जरूरत नहीं है। उन्होंने जब सीट बेल्ट लोगों ने उनको जब डिफरेंट कंपनीज ने ऑफर करना शुरू की, तो वो बताते थे साथ के सीट बेल्ट्स हैं, और वो सीट बेल्ट का यूज और उसका जो सारी मामलात थे वो सारे बताते थे कि ये जिससे आपकी जिंदगी बच सकती है, इससे आप लोगों की जो है वो एक्सीडेंट्स हो तो आप लोगों सेफ रह सकते हो। उसके बावजूद लोगों ने उस बिहेवियर को अडॉप्ट नहीं किया। उसके बाद मतलब पाकिस्तान के अंदर चीज देख लो कि हर गाड़ी के अंदर सीट बेल्ट अवेलेबल है, लेकिन लोग सीट बेल्ट नहीं लगाते थे। आज से कुछ मेरा ख्याल है महीने या शायद एक साल पहले की बात है। तो पिछले साल एक काम इन्होंने शुरू किया कि लाहौर के अंदर स्पेसिफिकली उन्होंने लोगों को पकड़ के चलान करना शुरू किया। उन्होंने लॉ पास किया सीट बेल्ट का। उन्होंने कहा जी 500 का फाइन, और जिस इंसान ने सीट बेल्ट नहीं लगाई हुई वो उसको पकड़ के चलान कर देते थे। वो उसको पकड़ के जो थे ना, वो क्या कहते हैं, उसको इन्फोर्स किया गया। तो इन्फोर्समेंट मेजर्स एट टाइम्स बड़े ज़रूरी होते हैं। अगर आप कानून आपके पास अवेलेबल नहीं है, आपको लॉ की सपोर्ट नहीं है, अगर आपके कोई रिपरकशन उसके नहीं है कि जो बिहेवियर अगर कोई अडॉप्ट ना करे, तो हो सकता है कि लोग उस बिहेवियर को अडॉप्ट ना करें। लोग अभी भी बड़े लोग ये करते हैं कि जो बेल्ट है वो हर नाके पे जो है वो खींच के यहाँ पकड़ लेते हैं और उसके बाद छोड़ देते हैं। अभी भी ये, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल, कह लो 90% ऑफ द पीपल जो है वो इस चीज को, जब ये लॉ पास हुआ उसके बाद लोगों ने उसको लगाना, ड्राइवर्स ने स्पेसिफिकली लगाना जो है वो कंपल्सरी किया अपने ऊपर, ठीक है। लेकिन अभी भी लोगों के अंदर जो लोग बेवकूफ हैं, जो लोगों का बिल्कुल ही दिमाग खराब है, ऐसे भी होते हैं, हम जैसे बेवकूफ भी होते हैं, तो वो लोग अक्सर नहीं भी लगाते, लेकिन लगाना मस्ट है और बहुत जरूरी है। अच्छा, क्लैरिटी होगी इस पॉइंट की कि इन्फोर्समेंट एस्पेक्ट होना चाहिए कि कोई भी कैंपेन अगर बिहेवियर चेंज कर नहीं करवा पाई या बिहेवियर चेंज की ऑफर दे रही है, तो उसके साथ वो इन्फोर्समेंट भी करती है कि जी अगर ये आप काम नहीं करेंगे तो आपकी ऐसी की तैसी आपके साथ, आपको आपका जो है वो गाड़ी जब्त की जा सकती है, आपको जो है वो क्या कहते हैं घर के का नोटबुक, आपको जो है वो कोर्ट नोटिस दिया जा सकता है, आपको जेल हो सकती है। ये सब जिस तरह ये जो काइट फ्लाइंग का मसला था, काइट फ्लाइंग के मसले को रोकने के लिए लोगों की जाने जा रही थी, उन्होंने इसका एक लॉ पास किया, असेंबली के अंदर लॉ पास करके उन्होंने इसको इन्फोर्स किया, तो ही वो इन्फोर्स हुआ। हालांकि उससे पहले भी जो पीआर के लोग थे, जो प्रैक्टिशनर्स थे, वो कोशिश कर रहे थे कि वो लोगों का बिहेवियर मॉडिफाई करें, लेकिन लोगों का बिहेवियर सिर्फ इस चीज से मॉडिफाई नहीं होता। किसी को इस पॉइंट पे कोई प्रॉब्लम? नो इस सर। तरह तो प्लास्टिक के शॉपर भी जी, खत्म किए जा रहे हैं अब। हाँ, प्लास्टिक के शॉपर खत्म किए जा रहे हैं। लोगों को इस बारे में जो है, अगर आप अच्छे बेकरीज पे जाओ तो आपको नजर आता है कि वहाँ पे लोग जो हैं अब वहाँ पे प्लास्टिक के शॉपर्स नहीं, पेपर बैग्स दिए जाते हैं। और साथ में उन्होंने कोशिश की, क्योंकि ऑब्वियसली एक हमारा कंसर्न है ये, और इसको हमने हिस्सा बनाया कि हमने पाकिस्तान को एनवायरमेंट फ्रेंडली करना, ठीक है। मेरा ख्याल है तुम लोगों को इन्फोर्समेंट एस्पेक्ट की भी समझ में आ गई है। अब हम अगली बात करते हैं। अगला होता है एंटाइटलमेंट एस्पेक्ट। एंटाइटलमेंट एस्पेक्ट किसी भी कैंपेन का ये होता है कि जब भी आपने कोई खास एक सर्टेन बिहेवियर अडॉप्ट कर लिया, तो उस बिहेवियर को अडॉप्ट करके आपको कोई ना कोई बेनिफिट हो, आपकी जिंदगी के अंदर कोई ना कोई वैल्यू ऐड हो। आप ये देखते हो कि अक्सर लोग ये मैसेज चलाते हैं कि आप जो है, जब भी आपकी फॉर इंस्टेंस के इसको इस तरह से ले लो कि हम हम जब ये देखते हैं, कॉफी के एड्स देखते हैं, स्पेसिफिकली नेस्कैफे के एड्स देखते हैं, तो नेस्कैफे के एड्स में जागो रे समथिंग करके एक मैसेज चलाया जाता है। उसके अंदर एक एस्पेक्ट ऐड किया जाता है कि अगर आप जाग रहे हो, आपका ब्रेन ज्यादा जो है वो एक्टिव है, तो यू आर पार्टिंग, यू आर
सक्सेसफुल, आप सारे काम कर रहे हो, बंदा जो है वो कॉफी पीता है, वो जाग जाता है, वो काम करना शुरू कर देता है। सो अगर आपने कुछ अचीव करना है और अगर आपने कोई काम खत्म करना है, तो इसके लिए कॉफी बड़ी जरूरी है, क्योंकि वो आपको एक्टिव रखती है, आपके माइंड को स्टेबल रखती है, आप इन चीजों के स्पेक्ट को डालते हैं। ठीक है, तो जब भी कोई पीआर कैंपेन चलाई जा रही होती है, उसके अंदर जो है वैल्यूज को कह लो कि एक तरह से स्टिच कर दिया जाता है विद द बिहेवियर, कि अगर वो जो कैंपेन के बाद जो बिहेवियर अडॉप्ट लोग करेंगे, जब वो बिहेवियर अडॉप्ट कर लेंगे, तो उनके अंदर सर्टेन वैल्यूज ऐड हो जाएंगी। सर्टेन वैल्यूज हार्डवर्क हो सकती हैं, सर्टेन वैल्यूज उनकी जो है वो क्रिएटिविटी हो सकती है, उनकी वैल्यू सेफ्टी भी एक वैल्यू हो सकती है, उनकी हेल्थ बेहतर हो सकती है। इन तमाम इस तरह के एस्पेक्ट्स को जब आप एंटाइटल कर देते हो with the behavior which you are trying to modify by your campaign, by your PR campaign, तो ये इसको एंटाइटलमेंट एस्पेक्ट कहा जाता है किसी भी कैंपेन का। क्लैरिटी है? यस सर। आखिरी इसका पॉइंट है इवैल्यूएशन एस्पेक्ट। ये बेटा सबको इसका बड़ा क्लैरिटी है कि किसी भी कैंपेन को इवैल्यूएट किया जाता है when the opinion is openly said। मैं क्या सोचता हूँ, मैं इसके बारे में ओपन गुफ्तगू करना शुरू कर दूँ, मैं उसको ओपनली अडॉप्ट करना शुरू कर दूँ, ओपन इस बारे में बात करना शुरू कर दूँ। तो मैं तुम्हें एक पीआर की कमाल एक स्ट्रैटेजी बताता हूँ। एक टाइम था कि हम लोग उसामा बिन लादेन को, स्पेसिफिकली पाकिस्तान के लोग, 19 जो हमारा 80s का एक दौर था जब सोवियत को हमने हराया था, 88 में जाके सोवियत को शिकस्त हुई थी, तो हम लोग उसामा बिन लादेन को बड़ा पॉजिटिव सोचते थे, हीरो सोचते थे। मतलब मुझे याद है कि मेरे भाई ने मुझे, एक दफा हम लोग खेल रहे थे, वो घर घर खेला करते थे बचपन में, तो मेरे बड़े भाई ने कहीं से उसामा बिन लादेन का सुना, तो उसने मुझे कहा कि जी उसामा बिन लादेन यहाँ तो बेचारा गारों में रहता है, क्योंकि वो हम टेबल के नीचे हमने अपना घर से छोटा, वी वर यंग किड्स, तो मुझे अपने छोटे बड़े भाई की ये बात याद है। तो उसने मुझे बताया कि वो तो गारों में रहता है, लेकिन देखना जन्नत में उसको जो है वो उसको ताज पे बिठाया जाएगा। मेरे माइंड में ये बात कहीं फिक्स हो गई जाके कि वो जो काम कर रहा है वो बड़ा अच्छा है। अब आज के दौर में जब हम 2019 या 20 में बात करते हैं, तो 2010 के बाद 2008 में जब उसामा बिन लादेन को उन्होंने कहा जी हम एबटाबाद में मारा, तो हमें ये दुख नहीं हुआ कि उसामा बिन लादेन को मारा, हमें ये दुख हुआ कि वो पाकिस्तान से क्यों मिला, अब पाकिस्तान की बड़ी बदनामी होगी। सो लोगों का ओपिनियन, क्योंकि 2001 में वो आ गया था, आपका 9/11 हो गया था, उसके बाद लोगों का ओपिनियन मीडिया ने इतनी तेजी के साथ तालिबान के खिलाफ किया कि जो एक टाइम पे हीरो थे वो दूसरे टाइम पे विलन बना दिए मीडिया ने। और जो लोगों का ओपिनियन एक टाइम पे उनके बारे में हीरोइज्म का था कि जी वो सच्चे लोग हैं, वो सच्चे मुसलमान हैं, वो सही जो है लोग हैं, उनको ही हमने जो है वो टेररिस्ट या वो लोग जो आतंक फैलाते हैं, वो लोग जो जिंदगी के खिलाफ हैं, जिन लोगों का नहीं होना चाहिए, हमने अपना ओपिनियन शिफ्ट कर लिया। ठीक है, तो ये जो ओपिनियन शिफ्ट है, ये टोटली कह लो कि पब्लिक रिलेशनिंग टेक्टिक होता है। ये पीआर टेक्टिक है कि उन्होंने किस तरह से पहले एक ओपिनियन डेवलप करवाया, फिर उन्होंने दूसरा ओपिनियन डेवलप कराया विद द हेल्प ऑफ द मीडिया, विद द हेल्प ऑफ देयर मूवीज, विद द हेल्प ऑफ देयर यू कैन से देयर एजेंडा। ठीक है, अब ओपिनियन चेंज हुआ है कि नहीं हुआ, ये तब आप इवैल्यूएट करते हो जब लोग ओपनली उसको एक्सेप्ट करना शुरू। अगर आप आज ये लिखो कि इज तहरीक तालिबान इज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, तो आप गूगल के ऊपर, तो आपको हजारों लोग मिलेंगे जो ओपनली उसको जस्टिफाई कर रहे होंगे कि हाँ जी वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, और शायद ही कोई मिले जो कहे कि जी ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। शायद कोई एक आधा इंसान हो जिसको जो बड़ा पुराना हो या जिन चीजों को समझा हो, जिन चीजों को बहुत डिटेल में पढ़ा हो। ठीक है, आपको चीज समझ में आएगी। अगर आप बात करोगे कि अमेरिका जो है वो हमेशा अपना फायदा देखता है या सिर्फ अपनी चीजें देखता है, तो आप सारे लोग इस पे अग्रीड होगे, क्योंकि अमेरिका के बारे में एक जो है इंफॉर्मेशन वो क्या कहते हैं तुर्की से भी आती है, वो एक इंफॉर्मेशन आपकी जो है वो यूरोपियन कंट्रीज से भी आ रही होती है। वहाँ पे एक जो इंफॉर्मेशन है वो वहाँ से भी ड्राइव हो रही है, चाइना से भी ड्राइव हो रही है, रशिया से भी ड्राइव हो रही है। तो ये जो ओपिनियन लोगों का कि अमेरिका जो है वो लोगों को वो बाकी तमाम मुल्कों के लिए कोई खास अच्छा नहीं, लेकिन स्टिल
हम अमेरिका की तरफ हर जो भी हमने इंडिया के अंदर जो मामला थे उसके लिए भी हम अमेरिका की तरफ देख रहे थे, क्योंकि हम समझते थे कि अमेरिका हमें सपोर्ट करेगा या चीज़ें बदलने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो इसलिए एक ही टाइम पे डिफरेंट तरह के से लोग ओपिनियन को तब्दील करने की कोशिश कर रहे होते हैं। इवैल्यूएशन तब होती है जब आप लोग ओपिनियन अपने ओपिनियन को ओपनली एक्सप्रेस करना शुरू कर देते हैं और अपने बिहेवियर में मॉडिफिकेशन ले आते हैं, अपने बिहेवियर में उसके मुताबिक ले आते हैं। मतलब एक टाइम था कि हर बंदे का ख्वाब था कि अमेरिका जाके नौकरी करनी, अमेरिका जाके नौकरी करनी। आज लोग अमेरिका जाके इतना खुश नहीं है। आज लोग अमेरिका जाने के लिए लोग कनाडा की तरफ, ऑस्ट्रेलिया की तरफ ज्यादा माइल हो गए। ठीक है, सो लोगों के बिहेवियर में जो चेंज है, लोगों के जो ओपिनियन में जो चेंज है, ये इसके थ्रू भी इवैल्यूएशन की जाए। ये इसी के थ्रू इवैल्यूएशन हो सकती है। इवैल्यूएशन सिर्फ मैसेज का पहुंच जाना नहीं होता, उस मैसेज का एक्ट अपॉन होना होता है कि उससे उसने बिहेवियर बदला कि नहीं बदला। क्लैरिटी है, हमने 5 एस्पेक्ट पढ़े हैं, मैंने पांचों के पांचों लिख के भेज दिए हैं। पहला था एजुकेशनल एस्पेक्ट ऑफ अ कैंपेन, फिर था इंजीनियरिंग एस्पेक्ट ऑफ अ कैंपेन, फिर था एनफोर्समेंट एस्पेक्ट ऑफ अ कैंपेन, फिर था एंटाइटलमेंट एस्पेक्ट ऑफ अ कैंपेन एंड आखिर इवैल्यूएशन एस्पेक्ट ऑफ अ कैंपेन। यहाँ तक हम क्लियर हैं? यस सर। यस सर। अच्छा, अब बेटा मैंने आगे कैंपेन मेकिंग जो है वो प्लानिंग का कैंपेन शुरू करनी है पढ़ाना। उसके कुछ मेरा ख्याल है कुछ 7 पॉइंट्स हैं। तो 10 मिनट चाहो तो ब्रेक ले लो, चाहे 5 मिनट जो है वो रिलैक्स कर लो ताकि तुम लोग फ्रेश हो जाओ, या फिर कहते हो तो शुरू कर देते। नहीं सर, गप्पे मारते हैं थोड़ी। गप्पे मारते हैं तो मैं वीडियो बंद कर रहा हूँ ताकि मैं फ्रेश हो जाऊँ और तुम लोग जो है वो मुझसे गुफ्तगू कर लो। सर आपकी साइड पे भी बारिश हो रही ठीक है? है, मेरे साइड पे बारिश मुझे नहीं पता बेटा, मैं तो कमरे में सब कुछ बंद करके बैठा हूँ ताकि तुम लोग डिस्टर्ब ना हो। सर बड़ा अच्छा मौसम बना हुआ है। लाइट चली गई है बेटा। चल यार, यही में और कोई भी नहीं है क्लास में? आई थिंक सारे हैं, पता नहीं माइक पे म्यूट हुई है। सो रहे शायद। तुम सबको वैसे तुम लोगों को बड़ा अच्छी चीज है कि तुम लोग डेली बेसिस पे टीचर्स के साथ इंटरेक्ट कर लेते हो। शुगर लग जाता है तुम लोगों का इन दिनों में भी, है ना? जी Yes. सर, जाता बना। कभी टीचरों को छेड़ भी लेते हो, यहीं पे तंग तुंग भी कर लेते हो। ये चीजें होती थी कि बच्चे ना टीचर को बच्चों को निकाल देते थे ग्रुप्स के बाहर, फिर मैं जूम पे क्लासेस होंगी, गुस्से में आ गया एक दिन, उसके बाद से फिर जूम ही हो रहा है। बस कुछ भी में ऐसे भी खराट लोग होते हैं। बेटा वैसे पता नहीं तुम लोगों को जिंदगी के अंदर जो मेरी एक अपनी जिंदगी का ऑब्जर्वेशन है ना, इंसान कामयाब जरूर हो जाता है, लेकिन सच में पता नहीं ये खुदा की तरफ से क्या है, ये मुझे समझ में नहीं आई कि मैंने ये चीज देखी कि जिन लोगों ने वाकई अपने टीचर्स को तंग किया होता है अपने टाइम पे, अपनी स्टडी के टाइम पे स्पेसिफिकली, पता नहीं रब उनके साथ क्या गुस्सा निकालता है। मुझे ये चीज समझ में नहीं आती, लेकिन ये है कि खुदा जो है वो इस चीज को बड़ा देखता है। अगर आपके दिल में आपके टीचर के लिए रिस्पेक्ट नहीं है ना, तो बेटा आप लिखवा लो मुझसे, आप कामयाब नहीं हो सकते। मुझे कुछ अर्सा पहले मैं गाड़ी ठीक करा रहा था, एक साहब मिले, मैं मैकेनिक की शॉप पे बैठा हुआ था। वो बंदा ना, उसको गाड़ियों का बड़ा शौक था। मुझे पता लगा कि वो बंदा कोई, इसकी जो 2 कंपनीज हैं और उसका जो बेटा है वो उसने फास्ट से बीएस किया था, उसके बाद वो आजकल जो है वो माइक्रोसॉफ्ट के लिए कहीं पे काम कर रहा है, और कोई उसकी मंथली जो सैलरी है वो 25 लाख रुपया वो लेता है मंथली। उसका बड़ा बेटा जो मुझे बता रहा था, कहते हैं कि मेरे बेटे को मैंने कहा कि मेरी कंपनी ज्वाइन कर लो, तो उसने कहा बाजी मैं अपना नाम बनाऊंगा। तो मेरा बेटा जो है वो माशाल्लाह को 25 लाख रुपया कमाता है, और वो कहता है जो आप कमाते हैं आप यशी करें। उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपको एक, उनको पता लगा मैं टीचर हूँ, कहता बेटा मैं आपको एक बात बताऊंगा सिर्फ, अगर जिंदगी में कामयाब होना है, जिंदगी में कुछ करना है, कहते अपने उस्तादों की ना बाकी जिस तरह से इज्जत तुम्हें करना डिजर्व वो करते हैं, उनकी इज्जत जरूर करो, उनकी रिस्पेक्ट जरूर। ये मुझे नहीं पता कि ये उस इंसान ने, उसने कहा मैंने अपने प्रिंसिपल थे मेरे डीपीएस स्कूल के, तो हम सारे पुराने दोस्तों ने, कोई ब्रिगेडियर जनरल लगा हुआ है, कोई कुछ लगा हुआ है, कोई कुछ लगा हुआ है, कहता हम सब ने उनके लिए एक पार्टी रखी। प्रिंसिपल बड़े बूढ़े हो गए हुए थे, उनकी 80 प्लस एज थी,
तो हमने अपने 3-4 टीचर्स को इकट्ठा किया। जब वो प्रिंसिपल आए तो उनको हमारे नाम नहीं याद थे, उनको हमारी ये नहीं याद था कि ये बच्चे किस सेशन में मेरे से पढ़ के गए हैं। लेकिन वो टीचर आए तो उनको पता लगा कि ये ब्रिगेडियर है, कहता है उन्होंने एक का माथा चूमा, उन्होंने दूसरे मिले, उन्होंने दूसरे को प्यार किया, तीसरे को का माथा चूमा। कहते हैं कि यार मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना खुश हूँ कि तुम लोगों ने मुझे इस बुढ़ापे में दोबारा जिंदा कर दिया, कि मेरे पढ़ाए हुए बच्चे जो हैं वो अच्छी अच्छी जगहों पे काम कर रहे हैं और अपने मुल्क को सर्व कर रहे हैं। यू गाइस कांट इमेजिन दैट हाउ हैप्पी अ टीचर गेट्स, कि जब वो देखता है कि उसका जो पढ़ाया हुआ बच्चा है वो इतना अच्छा काम कर रहा है। मैंने हमेशा एक बात करता हूँ कि यार यू नीड टू, टीचर्स के लिए भी स्पेसिफिकली मैं कहता हूँ कि अगर एक टीचर ये सोच लेना है कि यार मेरा बच्चा कल को कहीं जाए तो उसके पास इतनी इंफॉर्मेशन हो, इतना अच्छा उसका स्किल लेवल हो कि वो हर इंसान को बीट कर सके, वो हर जगह पे, वो हर ऑर्गेनाइजेशन में, हर सेक्टर में जाके अपना नाम बना सके। यू गाइस कांट इमेजिन कि हाउ ही डिलीवर्स। मैं तुम लोगों की क्लास के लिए सोया हूँ ना सोया हूँ, मैं तुम लोगों का लेक्चर रेडी करता हूँ 2 घंटे बैठ के। मैंने घंटा पढ़ाना हो ना तो मैं 2 घंटे तैयारी करता हूँ उस लेक्चर की। हालांकि ये सारी वो चीजें हैं जो मैंने ऑलरेडी पढ़ी होती हैं, एक टाइम पे पढ़ी हैं, पर मैं फिर पढ़ता हूँ कि यार कोई चीज ऐसी ना हो जो मैं मिस कर जाऊँ, कोई चीज ऐसी ना हो जो इन बच्चों को मैंने पहुंचानी हो वो ना पहुंचाई हो। और यही हाल हमारे तमाम टीचर्स का होता है। स्पेसिफिकली मुजीब साहब को मैं देखता हूँ, मतलब फरहान क्या कर रहा है आजकल, फरहान साहब को मैं पूछा कि वो क्या कर रहे हैं, कहता है यार मैं ना, उसने स्टूडियो में उसने हायर किया है अपने पैसों से और जाके वो वहां पे वीडियो ट्यूटोरियल्स रिकॉर्ड कर रहा है। वो सेट स्टेज बना जो कि वो पढ़ा नहीं सकता, उसका प्रोडक्शन सब्जेक्ट था, वो स्टेज बना के दिखा रहा है लोगों को कि देखो जी ऐसे स्टेज बनता है, ऐसे सेट होता है। उसने कैरेक्टर्स बिठाए हैं, ऐसे चीजें बिठाई करके वो कोशिश कर रहा है कि वो अपने बच्चों को पढ़ाए। हर टीचर कोशिश कर रहा होता है कि यार वो अपने, हालांकि इट्स अ टाइम ऑफ डिस्ट्रेस, एक ऐसा वक्त है जिस टाइम पे आप घरों से बाहर नहीं निकलना चाहते, आपको डर लगता है, आपको सारे मामला, बट स्टिल पीपल आर प्लेइंग देयर रोल। सो ऐसे टीचर्स को ना सच में अगर आप लोग उनकी बेटा उनकी एक देखो उनका दिल है, जो वो जिस दिल से वो तुम्हारे मोहब्बत में पढ़ाने आते हैं, और एक तुम्हारा दिल है जो नहीं पढ़ता या जो उनको जलील करने की या उनको थोड़ा सा उनको खवारी देने की कोशिश करता है। तो खुदा जो है वो इंसाफ करने वालों में से, ये याद है, खुदा इंसाफ करता है। और खुदा के इंसाफ से डरो, खुदा से कभी इंसाफ नहीं मांगते, खुदा से सिर्फ तौबा की जाती है। तो इसलिए बेटा ये बहुत बहुत बेवकूफ़ी है तुम लोगों को आइडिया ही नहीं कि तुम लोगों को बाद में जाके टाइम पे अपने टाइम पे वक्त जाके समझ में आएगी। खालिद जफर कह रहा है सही बात है सर, लेकिन मानता नहीं है मेरी बात खालिद जफर, है ना खालिद, है ना? ऑन कर ले अपना माइक। सोया पड़ा है खाली। सर आपकी तो मानता हूँ। साथ किसी बच्चे को बैठाया, उसको कहा बस तुमने 2-2 मिनट बाद जी कर देना ग्रुप के अंदर मैसेज। बस अल्लाह यार तुम लोगों को सबको बचा के रखे, अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे बेटा। खुश रहो। तो ये फैलते नजर आज ना सुबह आपके पास ना मास्टर क्लास के कोर्सेज पड़े हुए हैं, प्रोडक्शन के ऊपर, मीडियम मैसेजेस के ऊपर, बड़े अच्छे। उनसे ना राब्ता करो, उन्हें को सर आपकी मेहरबानी, मिस्टर तला ने बताया है कि आपके पास लेक्चर्स पड़े हैं मास्टर क्लास के। वो उसने कोई 30,000 रुपया ना उसको उसने कंपनी उसको यूनिवर्सिटी ने स्पॉन्सर किया था, तो उसने 30,000 रुपीज का अपने वो लेक्चर्स खरीदे हैं। अब वो लेक्चर्स की डिस्कशन उसके पास सारी पड़ी हुई है। वो लेक्चर्स मैंने भी मंगवाए हैं, अपने लिए भी मंगवाए हैं। उन्हें को सर मैंने आपसे लेक्चर कॉपी करवाना। हाँ चैनल पे पढ़े उन सर उनके, कौन बोला है? सबूत चैनल पे बेटा नहीं पड़े होंगे उनसे, वो ना 10-10 GB के लेक्चर्स हैं, वो आप चैनल पे चढ़ा ही नहीं सकते क्योंकि वो फिर पायरेसी का इशू आ जाता है। आप नेट पे सर्च करना मास्टर क्लास, आपको समझ में आएगा कि मास्टर क्लास है क्या, उसके टॉपिक्स पड़े हुए हैं। ठीक है, आप उनसे मिलना, फिर फरहान से कहो कि यार हमें किसी ना उसमें हार्ड ड्राइव में किसी चीज में दे दें। मैं ये काम करने लगा हूँ कि मैं उनको मैं वो मास्टर क्लास लेने लगा हूँ खुद भी। तुम लोगों को भी दिल करे तो उनसे एक दफा कहो कि तुम्हें ना किसी हार्ड ड्राइव में उनसे वो कॉपी करवा लो। वो 150 GB का टोटल डाटा है, और मेरा ख्याल है कि 15-20 डिफरेंट लेक्चर्स हैं। मीडिया के जो टॉप गुरुज हैं ना, दुनिया के टॉप इंटरनेशनल गुरुज जो हैं, डॉक्यूमेंट्री प्रोडक्शन के जो बड़े लोग हैं, जो फिल्म मेकिंग के बड़े लोग हैं, जो एडवर्टाइजिंग के बड़े लोग हैं, मार्केटिंग के बड़े लोग हैं, उनकी गुफ्तगू है, उनकी डिस्कशन है।
उनकी अंडरस्टैंडिंग है अबाउट दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट, तो इसलिए उसको देख लो, तुम लोगों को बड़ा फायदा होगा। इसके अलावा कुछ ना कुछ लिखते रहा करो, लिखा करो, कुछ नया सुना करो लोगों की। मतलब मैं डिबेट्स, बीबीसी की डिबेट्स हैं, बड़ी अच्छी बीबीसी डिबेट, अगर तुम लोग सर्च करो यूट्यूब के ऊपर तो तुम लोगों को बीबीसी की डिबेट्स मिलेंगी डिफरेंट, उसके ऊपर देख लो। तुम लोगों को वो कभी वो बड़े मजे मजे की डिबेट्स उनकी हैं। मतलब मैं कुछ दिन पहले एक डिबेट में देख रहा था कि इज मैन क्रिएटेड गॉड और गॉड इज क्रिएटेड बाय मैन। तो उसके अंदर उन्होंने एक सिख का मतलब उन्होंने 25-30 लोग बुलाए होते हैं, जिसमें से एथीस्ट भी होते हैं, जिसमें से साइंटिस्ट भी होते हैं, जिसमें से मतलब हर जो थे, वो थेरेसा मैरी वहाँ बैठी हुई थी जिसने जो रिलीजन के ऊपर बड़ी किताबें लिखी हैं, ठीक है। इस तरह के बहुत से बड़े बड़े लोग, स्टोरी टेलर्स, कैनेडियंस, ये वो पूरी दुनिया से वो लोग बुलाते हैं और उनकी वो डिस्कशन करवाते हैं, डिबेट करवाते हैं। वो इतनी मजेदार होती है, वो सुन के आपको इतना मजा आता है और इतनी इंफॉर्मेटिव होती है कि आपकी क्या जो गुफ्तगू है ना वो बड़ी अच्छी मैनेज हो जाती है। तो इस तरह की और बड़ी सारी चीजें हैं। बुक्स पढ़ा करो, अच्छे आर्टिकल्स पढ़ा करो। मतलब आजकल हम आजकल एक नया टॉपिक शुरू हुआ है कि 5th जनरेशन हाइब्रिड वॉरफेयर, ठीक है। अब ये एक वॉरफेयर है कि जो एक स्टेट को कैसे डिसरप्ट कर सकता है, एक स्टेट को कैसे खत्म कर सकता है, ठीक है। अब मैं आजकल इस पे रिसर्च कर रहा हूँ, मैं इस पे पढ़ रहा हूँ। कोई नया टॉपिक उठाओ, कोई पुठा सीधा। आप जो है पाकिस्तान का कुछ पढ़ना चाहते हो कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर पॉलिसी क्या है, यार पाकिस्तान के अंदर न्यूक्लियर जो वॉर हेड्स हैं वो क्यों हैं, उनका काम क्या है, फिर अमेरिका की वो क्या है, ठीक है। सीजन अगर बेटा देखते हो सबूत, तो सीजन में भी मैं मनी हाइस्ट देख रहा हूँ आजकल। अब मनी हाइस्ट के अंदर बड़ी सारी वो चीजें ऐसी जो आप लर्न करते हो, ठीक है। मुझे एक वो अच्छे ड्रामाज भी हमारे यहाँ बने हैं। एक अलिफ आया है रिसेंटली, कुछ ऐसी चीजें जिससे आपको फाइनल आजकल लीड कर कंप्लीट किया मैंने। सर सीजन जरूर देखो, सीजन से बड़ी लर्निंग होती है। उसके अलावा और भी बड़ी सारी चीजें पड़ी हुई हैं, अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज पड़ी हुई हैं, अच्छी इन्फॉर्मेटिव चीज पड़ी हुई है। सीजन के अंदर सिर्फ ये इमोशनल और ये और वो सारी चीजें, ये एस्पेक्ट इंसान बंदा सीख ही जाता है कर कर आके। लेकिन जो मेजर अगर आप लोगों को कोई जरूरत मुझे जो समझ में आती है वो आप लोगों के लिए होना चाहिए आपका फोकस टुवर्ड्स लर्निंग समथिंग न्यू। अच्छा जी, आगे चलें। यस सर। जी सर। आगे पढ़ते हैं। अच्छा जी, बेटा हमने बात की कि व्हाई कैंपेन, what is a campaign, why is a campaign, what a campaign achieves, how it is achieved, what makes a campaign successful, what are the aspects we need to cater designing a campaign. अब हम बात करते हैं how to design और plan a campaign, कि campaign planning की कैसे जाती है, ठीक है। सबसे पहली चीज ये, आप ये देखते हो कि कोई भी जब आपने कैंपेन बेटा डिजाइन होनी होती है, उसके अंदर हमने पोजीशन स्टेटमेंट की बात की थी। रिसर्च आपको ये बताती है कि आपने क्या गोल्स अचीव करने हैं, मतलब व्हाट इज नीडेड, क्या चाहिए, क्या मैंने अचीव क्या करना है इस कैंपेन से। रिसर्च आपको बता देती है कि मेरी अचीवमेंट क्या होनी चाहिए, मुझे लोगों के अंदर बदलना क्या है, अचीव क्या करना है, क्या नया लेकर आना है, क्या पुराना जो है उसको जस्टिफाई करना है, किसी प्रॉब्लम का इशू देना। ये आपको रिसर्च एक दफा बता देती है। जब आप रिसर्च करते हो, लोगों के ओपिनियन जानने की कोशिश करते हो, आप उसकी इंफॉर्मेशन पढ़ते हो, कम्युनिकेशन जो हुई होती है उसको आप स्टडी करते हो, उसका कंटेंट एनालिसिस करते हो, तब भी समझ में काफी चीजें समझ में आती है। मतलब कंटेंट एनालिसिस से आप ये किसी भी वेबसाइट पे जाके उसका कंटेंट एनालिसिस करोगे, आपको समझ में आ जाएगी कि यार इसकी पोजीशनिंग स्टेटमेंट क्या है। जब वो पोजीशनिंग स्टेटमेंट समझ में आ जाएगी, फिर आप देखोगे क्या पोजीशनिंग स्टेटमेंट अचीव हुई, क्या पोजीशनिंग स्टेटमेंट लोगों ने उस ओपिनियन पे लोग गए। अभी नाइकन की मुझे किसी बच्चे ने भेजी थी, क्या नाइकन और कैनन दो बेहतरीन वो हैं, क्या कहते हैं, कंपनीज हैं जो जिनको लोग बड़ा रिलाय करते हैं फॉर द इक्विपमेंट, फॉर द वीडियो प्रोडक्शन और द फोटोग्राफी इक्विपमेंट, ठीक है। लोग इन पे रिलाय करते हैं। लेकिन कैनन को फोटोग्राफी में एज हासिल है और वीडियोग्राफी में कैनन को एज हासिल है। अब दोनों ही जो है वो वीडियोग्राफी भी करने देते हैं, फोटोग्राफी भी देते हैं, लेकिन लोग कैनन पे रिलाय करते हैं वीडियोग्राफी के लिए
और उसके पे रिलाई करते हैं उसके लिए फोटोग्राफी के लिए, और उससे भी ज्यादा जब वो फिल्म मेकिंग की तरफ जाते हैं तो वो फिर आगे चले जाते हैं, रेड की तरफ चले जाते हैं, या वो आगे ब्लैक मैजिक की तरफ चले जाते हैं। और अब रिसेंटली मैंने सुना है कि कोई एलजी या सोनी के भी कैमरास जो हैं वो बड़े अच्छे आए हैं। पैनासोनिक एक कंपनी होती थी, बहुत बड़ी कंपनी होती थी, एक टाइम पे हर जगह इसकी चीज चलती थी, लेकिन आज जो है वो शिफ्ट हो गया है ये। ठीक है, तो आप अपने रिसर्च से ये देख लेते हो कि व्हाट इज द करंट लेवल of your communication and what you have to achieve through your PR campaign. ठीक है, जब आप ये काम कर लेते हो then you start setting up the goals. सबसे पहले आपने क्या करना है, ये हमारा मेन हेडिंग है, प्लानिंग अ PR campaign. उसके बाद है रिसर्च योर गोल्स। सबसे पहला काम आपने रिसर्च कर ली कि आपने क्या अचीव करना है। अच्छा, अब गोल्स आर ये मैं थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। रिसर्च गोल्स आर क्रिएटेड बाय रिसर्च बट गाइडेड बाय मिशन स्टेटमेंट एंड कॉर्पोरेट वैल्यूज। ये स्टेटमेंट समझो कि गोल्स जो हैं वो रिसर्च बता तो देती है कि क्या करना है, लेकिन उसको जो गाइडेंस मिलती है वो मिशन स्टेटमेंट से ऑर्गेनाइजेशन की और उसकी कॉर्पोरेट वैल्यू से मिलती है। अगर मैं ऐसे गोल्स बना लूं जो मेरी मिशन स्टेटमेंट के कॉन्फ्लिक्ट में आ जाएं, जो ऑर्गेनाइजेशन के स्टेट के मामला में कॉन्फ्लिक्ट में आ जाएं, तो मैं कर कुछ रहा हूँ और बता कुछ रहा हूँ। मतलब मेरी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लोगों का जो है गला काट रही है, लेकिन मैं कह रहा हूँ जी लोगों की जिंदगियां बचा रही है। ठीक है, तो ये कम्युनिकेशन नहीं हो सकती। पब्लिक रिलेशन के अंदर जो फैक्ट है उसको फैक्ट आता है, पर उसको ग्लैमराइज करके बताया जाता है। एडवर्टाइजिंग के अंदर डिस्टॉर्शन की कैपेसिटी होती है, एडवर्टाइजिंग के अंदर कहानी सुनाने की कैपेसिटी होती है। पब्लिक रिलेशनिंग के अंदर आपने फैक्ट को ही जस्टिफाई करना होता है एक लॉजिकल वे में, लॉजिकल थिंकिंग, लॉजिकल ओपिनियन क्रिएट करके। उधर काम बेचना है, यहाँ पे लोगों को मनवाना है। बड़ी मैंने क्लियर जुमला बोला है कि एडवर्टाइजिंग में बेचा जाता है, पब्लिक रिलेशनिंग में, पब्लिक कैंपेन में लोगों को मनवाया जाता है कि जी आपने माननी है हमारी बात, आपने मानना है हमारा ओपिनियन। ठीक है, सो रिसर्च करके आप अपने गोल्स बनाओगे पीआर कैंपेन के आपने रिसर्च की, आपने देखा इनकी पोजीशनिंग स्टेटमेंट क्या है, वो पोजीशनिंग स्टेटमेंट अचीव हुई नहीं हुई, क्यों नहीं हुई और कैसे हो सकती है। ये जब सारी चीजें पता लग जाएंगी आप गोल्स डिसाइड करोगे। मतलब गोल्स ऐसे हो सकते हैं कि मैं तुम लोगों को बताता हूँ, सब्र करो। मैंने एक छोटी सी भी कल परसों बनाई है एक पीआर स्ट्रेटजी। एक सेकेंड चेयरमैन प्रेजेंटेशन। यार ये तुम लोगों से शेयर कैसे हो सकती है? सर आपने क्या शेयर करना? चलो मैं तुम्हें बता देता हूँ। मैंने फॉर इंस्टेंस कि मैंने ना अपनी यूनिवर्सिटी के कम्युनिकेशन की जो है ना वो की अभी रिसर्च की उसके ऊपर कि हमारी यूनिवर्सिटी की कम्युनिकेशन में क्या प्रॉब्लम है। तो मैंने उसकी मैंने सारी रिसर्च की। मेरी आवाज आ रही है? यस सर। यार ये डिस्कनेक्ट हो गया, एक तरफ से मैं डिस्कनेक्ट हो गया हूँ। एक सेकेंड, कनेक्ट कर रहा है दोबारा। अच्छा यार, यहाँ से वीडियो कैसे बंद होगी? वीडियो एक तरफ से आ रही है कि दो तरफ से आ रही है तुम लोगों को? सर एक तरफ से। अच्छा, मैंने ना बेसिकली बेटा रिसर्च ये की। अब मैं तुमसे डिस्कस करता हूँ कि रिसर्च मैंने ये की कि हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर ऐसा क्यों होता है कि जो कम्युनिकेशन की एफर्ट है वो लोगों के अंदर पॉजिटिव पब्लिक ओपिनियन जो है वो डेवलप नहीं कर पाती। क्यों लोगों का जो पब्लिक ओपिनियन है कि जो फैकल्टी है वो ऐसा क्यों सोचती है कि जी उनकी जॉब सिक्योरिटी नहीं है, हालांकि सुपीरियर वो ग्रुप है जो किसी को भी नहीं निकालता अनटिल अनलेस कि वो एम्प्लॉय खुद ना चाहता हो निकलना। फिर सुपीरियर ऐसा ग्रुप है जहाँ पे लोगों की ट्रांसफॉर्मेशन, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन की बात की जाती है, लोगों की डेवलपमेंट की बात की जाती है, स्टूडेंट सक्सेस को वैल्यू दी जाती है, इन सबको दी जाती है। लेकिन उसके बावजूद हमारी जो कम्युनिकेशन की एफर्ट है वो ये सब कुछ अचीव नहीं कर पाती। तो मैंने उस पर ये लिखा कि अगर हमारी कम्युनिकेशन के अगर मैं डिफेक्ट्स निकाले तो मैंने निकाला कि सुपीरियर के जो बिजनेस यूनिट्स है
उनकी आपस में कोहेजन नहीं है, उनकी आपस में जो है वो कह लो कि कम्युनिकेशन की जो एफर्ट है वो एक जैसी नहीं होती। हर बिजनेस यूनिट अपना गोल बनाता है और अपने गोल को अचीव करता है, और वो ग्रुप के जो विजन होता है या ग्रुप का जो मिशन स्टेटमेंट होता है उसको अचीव नहीं कर रहा होता। क्लैरिटी है? फिर मैंने ये लिखा कि जी कम्युनिकेशन जो एफर्ट है वो हम उसके अंदर रिसर्च का एलिमेंट रखा ही नहीं जाता। यहाँ पे हिट एंड ट्रायल बेसिस के ऊपर कम्युनिकेशन की जाती है कि अगर कोई प्रॉब्लम आई, कोई नई चीज आई, अच्छा जी इसके ऊपर ये बना दो, चलो जी चलो। मतलब आप किसी भी इंफॉर्मेशन को कि पहले लोग कहाँ पर खड़े हुए हैं, आगे कहाँ पहुंचेंगे, इसको नहीं देखा जाता। फिर मैंने ये किया कि जो है जो कम्युनिकेशन एफर्ट है वो जो जनरेट करती है हमारे यहाँ एक ही मतलब नियो टीवी के अंदर भी लोग बैठे हुए हैं जो बड़े अच्छे एडिटर्स हैं, बड़ा अच्छा काम करना जानते हैं। हमने वहाँ भी बैठाए हुए हैं, हमने मार्केटिंग में लदा बैठाए हुए हैं, हमने एक्सटेंट में लदा बैठाए हुए हैं। हम एक ही जगह पे कई काफी दफा ऐसा होता है कि जो हमारा रिसोर्स होता है वो यूजलेस पड़ा हुआ होता है, हम उसको इस्तेमाल नहीं कर पा रहे होते क्योंकि जो हमारी एक तो कोहेजन की वजह है, तो इसकी वजह से हमारी स्पॉइल्स जो हैं वो जनरेट होते हैं, वेस्ट जनरेट होता है कि हमारा जो रिसोर्स है वो प्रॉपरली कम्युनिकेशन के लिए इम्प्लाई नहीं हो। मैंने बेसिक सर की वीडियो सबको आ रही है? नहीं आ रही, ओके, आवाज भी नहीं आ रही। सर की तरफ से कोई इशू हुआ तो नहीं, तुम्हारी तरफ से इशू हुआ। लेकिन तुमने इधर भी शुरू कर दिया यार। क्या चीज है तो? सर आ गए, सर आ गए। नहीं सर की वीडियो नहीं आ रही, जहीम आपने म्यूट कर दिया है। ओ सर ने मुझे होस्ट बना दिया। ने सर को निकाल इजी मैंने तुम सबको आउट कर देना। जहीम कितनी बुरी बात है, हमने सर को ग्रुप से निकाल दिया। ओ एक बार रुको, मैं सर को कॉल से इशू हुआ। सर जी सर को कॉल करते हैं, अभी कॉल करूँगी, थोड़ा वेट करो। वेट करो, वेट करो। Yep, wait. So everything okay. खाना लगा। यार सर की वीडियो ऑन करते हैं, अब तो होस्ट है हम, अब तो किसी की भी वीडियो एकदम से ऑन कर सकते हैं। किसकी ऑन करें एकदम से? ये हाय खाली उसका बेटे पढ़ रहा हूँ इधर देख। फाड़े हो क्या फाड़े हो? हाँ, सारे अपनी अपनी वीडियो ऑन कर। मेरा भी क्या कर रहे हो जैन? तुम क्या कर रहे हो? मैं बैठा हुआ हूँ टेबल पे, लाइट ऑन। दिखाओ। इसमें बैठे हुए। एक रुको, मुझे फिर हुलिया पहले ठीक करनी। सर कह रहे हैं डिस्कनेक्ट हो गया, खुद ही ज्वाइनिंग अगेन। ये सर ज्वाइन करना चाहते हैं, सबको ऐड करके एडमिट। वीडियो बंद करो हैदर अपनी। सर आ गए। कर सबकी करती है, खर्चा हो गया। सबको ऐड किया तो सभी देख चलेंगे। सर आ गए, सर आ गए। Can you guys listen me now? यस सर। यस सर। हाँ, वो पता नहीं खुद ही इन्होंने बंद कर दिया। वो एक तरफ से तो मुझे उन्होंने निकाल ही दिया, अब एक तरफ से मैं टाइप नहीं कर सकूंगा, तो इसलिए तुम लोग जो है वो सिर्फ सुन लो मुझे। अच्छा, हम बेटा बात कर रहे थे उसकी प्लानिंग पीआर कैंपेन के ऊपर, ठीक है। तो फिर मैंने ये जब चीजें मेरे माइंड में आई कि अच्छा डिफेक्ट्स मैंने रिसर्च करके देख लिया कि यार मेरी नीड क्या है, लोगों के अंदर लोगों की नीड क्या है और मुझे क्या अचीव करना है। तो मैंने अपने अचीवमेंट के गोल्स बनाए। मैंने गोल्स ये बनाए कि हमें सबसे पहले सुपीरियर ग्रुप की कम्युनिकेशन पॉलिसीज ड्राफ्ट करने की जरूरत है। फिर हमें सुपीरियर के ग्रुप जो बिजनेस यूनिट्स हैं उनको इंटीग्रेट करने की जरूरत है। फिर हमें टॉप मैनेजमेंट में और जो उसके पब्लिक्स हैं उनके दरमियान में एक लिंक
जो है वो मिसिंग है कि स्टूडेंट क्या सोचता है वो टॉप मैनेजमेंट तक नहीं पहुंच पाता, फैकल्टी के लोग क्या सोचते हैं वो टॉप मैनेजमेंट तक नहीं पहुंच पाता और उन तक रियल पिक्चर नहीं होती। फिर मैंने ये देखा कि लोगों को सुपीरियर का विजन मिशन ही नहीं पता, लोगों को ये नहीं पता कि हमारी जो वैल्यूज हैं वो हैं क्या, इवन कि हमारी फैकल्टी को नहीं पता होती। फिर मैंने ये देखा कि सुपीरियर का जो ग्रुप है वो जो एक बात करता है कि सुपीरियर पाकिस्तान, हम उस पे ना उसको बिलीव करते हैं ना हम उसकी तरफ जाने के बारे में सोचते हैं। तो हमने वो सारे ग्रुप्स गोल्स बनाए जो मैंने अचीव करने हैं अपनी पीआर कैंपेन के थ्रू। ठीक है, यस सर। अच्छा, फर्स्ट हमने बात की रिसर्च से गोल्स तक, रिसर्च हुई, पता लग गया क्या चाहिए, पता लगने के बाद जब आपने गोल्स बना लिए फिर आपने गोल्स के बाद उसकी जो है बनानी है, क्या कहते हैं, गोल्स के बाद आपने ऑब्जेक्टिव्स जिनको आपने अचीव करना है, जिन ऑब्जेक्टिव्स को आपने अचीव करना है लॉन्ग रेंज आपके होते हैं, वो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि अगर मैंने जैसा ऑब्जेक्टिव बनाया है कि मैंने इनको इंटीग्रेट करना है, ठीक है, अब इंटीग्रेट करना मेरा शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव है, लेकिन ये मेरा लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है कि मैंने जो है वो सुपीरियर विजन और वैल्यूज को उनके लोगों तक पहुंचाना है। जब मैं इंटीग्रेट करूंगा, तमाम लोग एक जैसे कम्युनिकेशन करेंगे, तो ही मेरी सुपीरियर के जो विजन और वैल्यूज हैं वो तमाम लोगों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगी, इक्वली प्रोपलगेट होंगी, वो तमाम लोगों तक इक्वली पहुंचेंगी और उन तमाम लोगों को उनकी इक्वल अंडरस्टैंडिंग होगी। ठीक है, जब तक इंटीग्रेशन नहीं होगी बिजनेस यूनिट्स की आपस में, उनके आपस में कम्युनिकेशन ठीक नहीं होगी और वो कम्युनिकेशन की एफर्ट जस्टिफाई नहीं होगी, तब तक उनकी जो वैल्यूज हैं वो जस्टिफाई नहीं होगी। तो आपने लॉन्ग रेंज और शॉर्ट टर्म रेंज दोनों गोल्स जो हैं, पहले आपने लॉन्ग रेंज बनाने हैं और लॉन्ग रेंज को आपने शॉर्ट टर्म के साथ जस्टिफाई करना है कि मैंने लोगों तक अपनी बात, मैंने लोगों के अंदर पॉजिटिव पब्लिक ओपिनियन क्रिएट करना है ऑर्गेनाइजेशन के, ये मेरा लॉन्ग टर्म गोल है। अब मैंने शॉर्ट टर्म गोल क्या बनाने हैं कि जी पहली बात ये है कि मैंने उनको अपनी वैल्यूज के बारे में बताना है, कि मैंने उनको अपनी अचीवमेंट्स के बारे में बताना है, फिर मैंने उनको अपनी सक्सेस स्टोरी के बारे में बताना है, फिर मैंने उनको अपनी जो है वो जो ऑर्गेनाइजेशन के जो है मिशन विजन है, इन चीज़ों के बारे में इन्फॉर्म करना है, अवेयर करना है। तो इस तरह शॉर्ट टर्म गोल्स से हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स पूरे होते हैं। तो आपने दो कैटेगरीज बनानी है, एक आपने लॉन्ग रेंज गोल्स बनाने हैं कि जो मैंने लॉन्ग टर्म में अचीव करने हैं, जिनको मैंने ज़्यादा, जो मेरा एंड रिजल्ट होगा, लेकिन वो एंड रिजल्ट के लिए मैं शॉर्ट टर्म गोल्स बनाऊंगा। बात समझ में आई? यस सर। यस सर। क्या समझ में आई तुझे? सरमत मुझे बताएगा। तो प्लीज दाइन से भी पूछिएगा। मेरे पास ना अब चैट नहीं खुली हुई यहाँ पे, क्योंकि मैं तुम लोगों को ज्वाइन नहीं कर पा रहा। इधर मैं कोशिश करता हूँ दोबारा। 813 क्या था इसका? 8131145572। एक सेकंड में तुम लोगों की चैट भी खोल लूँ जरा किसी तरह यहाँ पे। सर हाजिरी लगा दी। तेरी नहीं लगनी, तू एब्सेंट है आज। हमें नहीं पता, हमें से किसी को नहीं पता तू आया था। बहुत हार्ड। सर आप ऐड हो गए। अच्छा, हाँ मैं ऐड हो गया। अच्छा, अब मेरे पास चैट खुल जाएगी मेरा ख्याल है। सो हमने कहाँ तक, मैंने तुम लोगों को भेजा था कि रिसर्च और गोल्स के बारे में पहला पॉइंट ही बताया था ना अभी। जी सर। अच्छा, उसके बाद जब आपने ये काम कर लेना है तो आपने करना ये है कि यू नीड टू डिफाइन योर पब्लिक्स, डिफाइन योर पब्लिक्स and segregate them on priority levels. फिर आपने ये काम करना है कि जब आपने एक दफा अपने गोल्स बना लिए, रिसर्च कर ली, गोल्स बना लिए जिनको गाइड करेगी आपकी मिशन स्टेटमेंट, आपकी वैल्यूज, उसके बाद आपने अपनी पब्लिक्स को डिफाइन करना है। पब्लिक्स को डिफाइन करने के दो तरीके होते हैं। आप पब्लिक को डिफाइन करते हो कि उनकी डेमोग्राफिक्स क्या है, उनके साइकोग्राफिक्स कौन है, वो लोग हैं कौन, वो लोग क्या करते हैं, उनका रिलीजन क्या है, उनके मामला क्या है, उनको कौन सी जुबान समझ में आती है, ये सारे उनके जो है वो साइकोग्राफिक्स आ जाते हैं। वो रहते किधर हैं, उनकी एज ग्रुप क्या है,
उनका जो है उनका वो क्या कहते हैं कितने पढ़े लिखे हैं, ये उनके डेमोग्राफिक्स आ जाते हैं। ठीक है, कि वो किस लोकेलिटी उनकी क्या है, वो किस जगह पे लोग हैं, और उसके बाद वो सोचते समझते क्या है। ठीक है, दाइम तुम्हारा ना ये अपना बंद कर ले बेटा जरा माइक। जी सर। दाइम माइक बंद करो बेटा। जी सर। अच्छा, उसके बाद जब आपकी पब्लिक्स डिफाइन हो जाए, आपकी पब्लिक्स को पता लग जाए, आपको अपनी यार तेरी अभी भी माइक चल रहा है दाइम। सर ये किया तो अच्छा, अब हम बात कर रहे थे डिफाइनिंग योर पब्लिक्स। आपने गोल्स डिसाइड करने के बाद लॉन्ग टर्म गोल्स बनाए, लॉन्ग टर्म गोल्स को जो है वो शॉर्ट टर्म गोल्स के साथ जस्टिफाई किया कि ये शॉर्ट टर्म अचीव होंगे तो ये लॉन्ग टर्म अचीव हो जाएंगे। अगर मैंने बात की है कि पॉजिटिव पब्लिक ओपिनियन मेरा बनाना, लोगों में जनरेट करना मेरा लॉन्ग टर्म गोल है, तो लॉन्ग टर्म के लिए मैं शॉर्ट टर्म गोल्स बनाऊंगा कि मैंने इंटीग्रेशन करनी है, मैंने लोगों के अंदर जो है वो अपने लिए सिंपैथी बढ़ानी है, उनकी वैल्यूज बेहतर, अपनी वैल्यूज को बारे में बताना है, अपनी जो कम्युनिकेशन है उसके थ्रू मैंने अपनी अचीवमेंट्स, अपनी सक्सेस, अपने इम्पैक्ट के बारे में बताना है। तो मैं जब ये बातें बताऊंगा तो लोग मेरे बारे में पॉजिटिव सोचना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो ये मेरा लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गोल्स, मैं 2 तरह के गोल्स बनाऊंगा। लॉन्ग टर्म गोल्स को शॉर्ट टर्म गोल्स जस्टिफाई करेंगे। जब मैं ये काम कर लूंगा तो उसके बाद मैं ऑडियंस डिफाइन करूंगा, अपनी ऑडियंस, अपनी पब्लिक्स डिफाइन करूंगा। इसके अंदर पब्लिक्स होती है, ऑडियंस आपके एडवर्टाइजिंग के अंदर होती है। पब्लिक्स डिफाइन करने के लिए मुझे उनको डेमोग्राफिक्स और साइकोग्राफिक्स के ऊपर उनको मैं सेग्रीगेट करूंगा। ठीक है, उनको मैं डिफाइन करूंगा कि ये वो लोग हैं, अगर मैं उनकी लोकेलिटी के वो कहाँ पे प्लेस्ड हैं ग्लोब के अंदर, दुनिया के अंदर वो कहाँ पे प्लेस्ड हैं, अगर मैं इसके ऊपर उनको जस्टिफाई कर रहा हूँ तो मैं उनको डेमोग्राफिकली कर रहा हूँ। अगर वो क्या सोचते हैं, उनका रिलीजन क्या है, उनके बिलीफ सिस्टम्स क्या हैं, उनके थॉट्स क्या हैं, उनका कल्चर क्या है, अगर मैं इनके ऊपर कर रहा हूँ तो मैं साइकोग्राफिक्स कर रहा हूँ। उसके बाद है प्रायोरिटी बेसिस। प्रायोरिटी ये होती है कि आपके लिए कुछ लोग बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल होते हैं। अगर मैं यूनिवर्सिटी के लिए लूँ तो यूनिवर्सिटी के अंदर स्टूडेंट्स और फैकल्टी मेरे प्रायोरिटी पब्लिक्स हैं, कि मेरे ये वो 2 लोग हैं जिनकी वजह से पूरा सिस्टम चल रहा है। अगर इनमें से कोई भी जो है वो जो ग्रुप है वो नेगेटिव ओपिनियन पे चलना शुरू हो जाएगा तो मेरी फंक्शनिंग खराब होने के चांसेस है। उसके बाद मेरे जो है वो जो है वो सेकेंडरी पब्लिक्स बनेंगे, मतलब मेरे जो वेंडर्स हैं वो मेरे सेकेंडरी पब्लिक्स हैं। मेरे जो कह लो कि वो लोग हैं क्या कहते हैं जो वो करते हैं क्या कहते हैं मतलब इवन कि HEC वाले भी मेरे प्रायोरिटी पब्लिक्स में आएंगे, जो जिनकी वजह से मेरी कंपनी, जिनकी वजह से मेरी ऑर्गेनाइजेशन की एक्रेडिटेशन है। अगर मेरी जो लोग हैं, मीडिया है जो मैसेज प्रोमलगेट कर रहा है मेरे बारे में, वो मेरे प्रायोरिटी पब्लिक्स में है, क्योंकि वो मीडिया को इन्फ्लुएंस करना, मीडिया तक मैसेजेस सही पहुंचाना मेरा काम है। तो वो लोग जो डायरेक्ट मेरी फंक्शनिंग को इफेक्ट कर रहे होंगे वो मेरी प्रायोरिटी पब्लिक्स हैं, और जो मेरी फंक्शनिंग को इनडायरेक्टली या मेरी प्रायोरिटी पब्लिक्स, मेरे प्राइमरी पब्लिक्स को इनडायरेक्टली इफेक्ट कर रहे होंगे, वो मेरे सेकेंडरी पब्लिक्स हैं। तो मुझे अपनी प्राइमरी पब्लिक्स जो है उसको प्रायोरिटाइज करना है, और उनके बारे में मुझे इंफॉर्मेशन होना मेरे लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, उनके बारे में मेरे पास सारी इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। तो जब आप एक दफा अपनी पब्लिक्स डिफाइन कर लोगे, आप अपनी गोल्स डिफाइन कर लोगे, तो फिर आप क्या करते हो कि आप टाइम टेबल्स और एग्जीक्यूशन प्लान और बजट्स देते हो। ठीक है, setting PR machinery, timetables and budgets। PR मशीनरी ये होती है कि कौन मैसेज क्रिएट कर रहा है और किस रास्ते से होके वो जाएगा, किस तरह वो लोगों तक पहुंचेगा। इसके अंदर आपका जब आप बना लेते हो कि यार मेरी PR मशीनरी के अंदर ये पर्टिकुलर लोग होंगे जो लोग मैसेज डिराइव करेंगे, और ये जो लोग हैं ये जो लोग हैं ये इसकी एग्जीक्यूशन के अंदर इस बंदे का ये खास पर्टिकुलर काम होगा कि एक बंदा डिजिटल को देख रहा होगा, एक बंदा प्रिंट मीडिया को देख रहा होगा, एक बंदा जो है वो ग्रुप पब्लिकेशन स्पीकिंग कर रहा होगा, एक बंदा जो है वो टॉप मैनेजमेंट को इन्फॉर्मेशन दे रहा होगा, और एक बंदा जो है वो जो लोअर मैनेजमेंट है, जो फैकल्टी है, उनको देख रहा है। एक स्टूडेंट्स, मतलब अगर यूनिवर्सिटी के हवाले से देखो तो एक स्टूडेंट एंगेजमेंट ऑफिस है,
जो काफी हद तक पब्लिक रिलेशनिंग का काम जो हमारा है वो सर अंजाम दे रहा होता है यूनिवर्सिटी के अंदर, कि वो स्टूडेंट्स को भी इंगेज कर रहे होते हैं और वो साथ साथ स्टूडेंट्स के बारे में जो ओपिनियन है वो मैनेजमेंट तक भी पहुंचा रहे होते हैं। ठीक है, तो इस तरह ये पब्लिक रिलेशनिंग का काम कर रहे होते हैं। तो इसलिए आपने पब्लिक रिलेशनिंग की मशीनरी डिफाइन करनी है कि जी ये काम कैसे जस्टिफाई होगा। उसके बाद आपने टाइम टेबल्स बनाने हैं। इसके अंदर एक बड़ी कमाल चीज़ ये होती है कि आपने रियलिस्टिक टाइम टेबल्स बनाने हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे 6 महीने लगेंगे लोगों को ओपिनियन बदलने में, मुझे 2 महीने लगेंगे ओपिनियन बदलने में। मैं 2 महीने कैंपेन करूँ तो जस्टिफाई हो जाएगा लोगों तक मेरी बात पहुंचने की, 1 हफ्ते में जस्टिफाई हो जाएगी लोगों तक मेरी बात पहुंच जाएगी। क्या लोग मेरे ओपिनियन के ऊपर कितना जल्दी या कितना अरसे में मेरे ओपिनियन के ऊपर आ जाएंगे। तो इसलिए रियलिस्टिक टाइम टेबल्स बनाने हैं और फिर बजट्स डिफाइन करने हैं कि आपने कितना खर्चा लगेगा, कितने पैसे लगेंगे इस सारी कैंपेन को रन करने में। बजट्स डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है। बजट्स कुछ भी हो सकते हैं। उसके बाद मतलब बजट्स आपके जो भी एग्जीक्यूशन स्ट्रेटजी होगी उसके मुताबिक होते हैं कि अगर मैं मीडिया में जा रहा हूँ तो ऑब्वियसली मुझे हाई बजट्स चाहिए। ऑब्वियसली प्रिंट का अपना रेट है, इलेक्ट्रॉनिक का अपना रेट है, फ्लेक्स का अपना रेट है। अगर मैं सिर्फ टी शर्टें प्रिंट करके काम कर रहा हूँ तो मेरा और बजट होगा। तो मैं जो भी बजट है वो कितना रियलिस्टिक है और क्या मेरी कंपनी वो बजट अफोर्ड भी कर सकती है कि नहीं कर सकती। ठीक है, उसके बाद बेटा आपका आता है सेटिंग। ये आपका थर्ड पॉइंट है, थर्ड है, फोर्थ है, 3 हो गए, फोर्थ पॉइंट है सेटिंग क्रिएटिव स्ट्रेटजी, चूजिंग थीम एंड मीडिया। क्रिएटिव स्ट्रेटजी ये होती है कि मैं कौन सा आइडिया आगे रख रहा हूँ, मैं लोगों के लिए कौन सा आइडिया लोगों को दे रहा हूँ। ऐसा कौन सा आइडिया है जो लोगों के माइंडसेट को चेंज करने में मेरी मदद कर सकता है। अगर तुम लोगों को एक मूवी याद हो, पीके के अंदर एक था, उन्होंने ना एक बड़ी कमाल एक चीज दी है, वो रॉन्ग नंबर का कॉन्सेप्ट। रॉन्ग नंबर, तो तमाम लोगों ने उस रॉन्ग नंबर को अडॉप्ट करना शुरू कर दिया। इसी तरह जब ये मनी हाइस्ट के अंदर उन्होंने चीज दिखाई कि वो जो द स्टोरी टेल ऑफ अ दिल्ली, ठीक है, कि स्टोरी टेल जो है कि एक दिल्ली की जो स्टोरी टेल है उससे लोग इंस्पायर होके वो लोग जो है सड़कों पे निकल आए। तो कोई भी कॉन्सेप्ट जिससे लोग इंस्पायर होके बिहेवियर मॉडिफाई करते हैं, उस पर एक्शन लेते हैं, तो वो आइडिया ओरिजिनेट करना, वो आइडिया बनाना पीआर प्रैक्टिशनर को आना चाहिए। उसका बड़ा सिंपल तरीका होता है कि यू डू डिस्कशंस। अगर आप ग्रुप में काम कर रहे हो, आप 4 लोग आपस में मीटिंग प्लान करो और 4 लोगों को कहो कि यार जो दिमाग में खुराफाती आइडिया आता है, जो दिमाग में पुठी सीधी बात आती है, बोलो। क्रिटिसिज्म नहीं करते होते। जब भी आपने कोई आइडिया जनरेट करना होता है, स्पेसिफिकली इन पीआर पब्लिक रिलेशनिंग, तो पब्लिक रिलेशनिंग के अंदर कोई भी स्टूपिड से स्टूपिड आइडिया भी जो होता है वो बड़ा अच्छा जो है वो रिजल्ट जनरेट कर सकता है। ठीक है, इसीलिए लोगों को ओपन जो है वो छोड़ते हैं कि आप गुफ्तगू करो, ब्रेनस्टॉर्मिंग करो। ब्रेनस्टॉर्मिंग से आप आइडिया जनरेट करते हो। एक बड़ा एक खूबसूरत किसी ने लिखा है कि अगर एक बहुत अच्छी मशीनरी हो और लेकिन रॉ मटेरियल अच्छा ना हो तो प्रोडक्ट अच्छा नहीं बनेगा। और एक बहुत अच्छा रॉ मटेरियल हो और मशीनरी अच्छी ना हो तो तब भी अच्छा प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो इसलिए एक अच्छी मशीनरी, एक अच्छी पीआर मशीनरी बना ली, अच्छा बजट ले लिया, पर आइडिया पुअर था तो इसलिए कैंपेन रह सकती है। और आइडिया बहुत अच्छा था पर पीआर मशीनरी पुअर थी, बजट नहीं था, तो वो फिर भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसलिए इसको अंडरस्टैंड करना कि जी एक अच्छी पीआर मशीनरी के साथ, एक अच्छे बजट के साथ, एक अच्छी क्रिएटिव स्ट्रैटेजी का होना बड़ा जरूरी है। कोई ना कोई शख्स तो होगा ना बेटा जिसने फर्स्ट टाइम ये कहा होगा कि जी हम आसमान के अंदर, वो जो आपने अक्सर देखा होगा कि स्काई राइटिंग जिसे कहा जाता है, कि वो इस थ्रू अ रॉकेट या थ्रू जो है वो कहते हैं फायरवर्क्स, आसमान के अंदर लफ्ज बनाते हैं। ठीक है, तो किसी ने तो सबसे पहले कहा होगा कि जी हम आसमान के अंदर लिख देंगे। फिर उन्होंने जहाज के थ्रू, तुम्हें याद होगा कि एक टाइम पे पर्चियां फेंकी जाती थी, जो पम्पलेट्स फेंके जाते थे। ठीक है, इसी तरह किसी ने सबसे पहले बम्पर स्टिकर का कॉन्सेप्ट दिया होगा। तो इसलिए डिफरेंट तरह के मीडियाज जो हैं वो निकली जाएंगे, मीडियम्स निकली जाएंगे। अब कौन सा मीडियम आप कितना बेहतर एग्जीक्यूट करवा सकते हो ये मैटर करता है। फिर आपको याद होगा कि एक टाइम पे सिर्फ जो था वो हाफ पेज, क्वार्टर पेज, फुल पेज ऐड का कॉन्सेप्ट होता था प्रिंट मीडिया के अंदर। फिर एक टाइम आया कि बैनर कॉन्सेप्ट आ गया, हॉरिजॉन्टल बैनर्स आए पहले, फिर वर्टिकल बैनर्स आ गए। फिर वो कहते हैं कि न्यूज स्टाइल एडवर्टाइजमेंट आ गई कि जो अखबार
का जो फ्रंट पेज होता था वो पूरा का पूरा एडवर्टाइजमेंट वाला होता था, लेकिन उसके अंदर और न्यूज स्टाइल की तरह ही उसके अंदर सारी चीजें डाली गई होती थी, ठीक है। तो इस तरह डिफरेंट लोगों के आइडियाज जो थे उस रिगार्डिंग मीडिया वो सामने आए और लोगों ने इसको बेहतर तौर पे आगे लेके जा सके। फिर आप एक चीज और, जब आपने क्रिएटिव स्ट्रेटजी डिजाइन कर ली तो एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं कंटिजेंसी प्लान। बेटा कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रही, परेशानी तो अभी तक नहीं हो रही? सर सब क्लियर है। सब क्लियर है। फिर आता है आपका कंटिजेंसी प्लान। किसी को बेटा ना समझ में आए तो मुझे बाद में मैसेज करके बेटा पूछ लेना। कंटिजेंसी प्लान ये होता है कि एट टाइम्स आपने पीआर एक कैंपेन बनाई, आपने पीआर कैंपेन एग्जीक्यूट करना चाहते थे, लेकिन आपके पास पीआर कैंपेन एग्जीक्यूट करने से पहले कोई आउटब्रेक होगी, जिस तरह से कोरोना हो गया, तो हमारी सारी जो एडमिशन कैंपेन का प्लान था वो सारा का सारा ठप होकर रह गया। तो हमने उसका कंटिजेंसी प्लान ये बनाया कि हम जो है वो प्रॉस्पेक्टस ऑनलाइन बनाएंगे, रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करेंगे, और ऑनलाइन जो है वो हम सारी चीज़ों पे लेके जाएंगे, लोगों को ऑनलाइन अवेयरनेस देने की कोशिश करेंगे। तो ऑब्वियसली वो जो सारा प्रोसेस जो वहाँ पे यूनिवर्सिटी के अंदर ऑनलाइन लोग आके एडमिशन लेते थे, जो फिजिकली आके एडमिशन लेते थे, वो सारा का सारा प्रोसेस जो है वो अब डिजिटली होगा, ठीक है। तो ये होता है कंटिजेंसी प्लान के मैंने प्लान कुछ किया था, लेकिन वो प्लान किसी न किसी वजह से, किसी न किसी इशू की वजह से, किसी न किसी आउटब्रेक की वजह से, किसी क्राइसिस की वजह से वो जस्टिफाई नहीं हो सका। तो मैं उसके रेलेवेंस में, उसके मुकाबले में किस चीज से वो काम अचीव कर, मतलब किस प्रोसेस से या किस रास्ते से वो चीज अचीव कर सकता हूँ। तो ये कंटिजेंसी प्लान या प्रैक्टिशनर के पास हमेशा होना चाहिए कि अगर ए ऑप्शन, ए प्लान नहीं चलेगा तो बी प्लान भी होना चाहिए। वन इज योर ए प्लान एंड दूसरा जो है जो आपका, जिससे आपका मैक्सिमम रिजल्ट निकल रहा है, लेकिन बी प्लान भी आपके पास होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद आखिरी चीज होती है, जब ये सब कुछ आप कर लोगे तो सेटिंग इंटरनल स्ट्रेटजी, सेलिंग द प्रोग्राम विद इन। जब भी कोई पीआर प्रैक्टिशनर कोई पीआर कैंपेन बनाता है तो उसको सबसे ज्यादा जो रेजिस्टेंस मिलती है वो उसकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन से, अपने लोगों से मिलती है। सबसे ज्यादा उसको अपने ही लोग, जो उसके अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लोग होते हैं, वो उस पीआर कैंपेन को जस्टिफाई नहीं, उसको पीआर कैंपेन को एग्जीक्यूट नहीं होने देते। इसकी कुछ वजूहत होती है। नंबर वन के लोगों को नॉर्मली लोगों को चेंज फौरन नहीं पसंद होती। लोगों को जिस तरह से वो रूटीन वर्क में चल रहे हैं, वो कहते हैं रूटीन वर्क में चलते जाएं, हम क्यों नए नए कामों में पड़े हैं, क्यों नई नई चीज़ों में पड़े हैं। तो ये एक बड़ी बेसिक चीज़ होती है कि आपको लोगों को इंटरनल, अपने लोगों को जो इंटरनल पब्लिक स्पेसिफिक जो फैकल्टीज हैं, जो आपके एम्प्लॉयज हैं, जो आपके साथ कलीग वर्क का काम कर रहे हैं, आपने उनको जस्टिफाई करवाना होता है कि यार जो काम हम करने जा रहे हैं इसमें तुम्हारा भी फायदा है, इसमें ऑर्गेनाइजेशन का फायदा है, इसमें इसमें तमाम लोगों का फायदा है, ये तुम लोगों के लिए ही किया जा रहा है। तो आपने सबसे पहले अपने इंटरनल कल्चर को समझ के उस प्लान को इंटरनली बेचना होता है। तो मैं एग्जांपल देता हूँ। अमेरिकन के अंदर जो एक बड़ी कमाल चीज है कि वो कह लो कि हिट एंड ट्रायल बेसिस के ऊपर उस हद तक यकीन नहीं करते। वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि यार अच्छा ही रिसर्च हो, अच्छा प्लान हो और उसके ऊपर काम किया जाए तो हम अपना काम अचीव कर लेंगे। लेकिन जो जापानीज लोग होते हैं, जापानीज लोग नंबर्स पे ज्यादा डिपेंड करते हैं। अगर एक कोई डायरेक्टर जो यूएस का बंदा हो, उसने यूएस के अंदर ये काम किया, वो उठ के चला जाए जापान, तो जापान के लोगों के अंदर ये चीज है कि वो कहते हैं जी अच्छा आप ये प्लान दे रहे हैं, आप ये बताएं कि कितने अरसे में हम कितने ज्यादा जो है वो लोगों को जो है वो अपना प्रोडक्ट बेच सकेंगे, या हमारा जो प्रोडक्ट है लोगों इतने जो, मतलब अगर 60 लोगों के 60 करोड़ की आबादी है तो 60 करोड़ में से 30 करोड़ लोग जो है वो हमारे लिए हक का नारा मार देंगे, वो चीजें कर देंगे। वो ऐसी चीजें पूछते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको अपनी कल्चर समझने की जरूरत है कि जो आपकी टॉप मैनेजमेंट है या जो आपके साथ लोग कोलीग्स काम कर रहे हैं, आपने उनको कैसे जस्टिफाई करना है अपना प्लान, किस प्लान से उनको कैसे फायदा है। तो इंटरनल स्ट्रैटेजी भी डिजाइन होनी चाहिए साथ, ठीक है। ये 7 पॉइंट्स हैं जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, जो शुरू होते हैं with setting up with your research, then setting up your goals, then defining your publics, उसके बाद you're deciding the timetables and the budgets, setting the creative strategy, and उसके बाद आपका contingency planning, और उसके बाद आपकी setting internal strategy, selling the program within। कोई बेटा सवाल हो यहाँ तक? नो सर।
नो सर, इतना थक गए हो? यस सर। अक्सा समझ में आई बेटा? असफन, किरमानी, नाइम, यस सर, समझ आई। मिनहाज, मुश्तबा, जाहिद, यस सर। सर कोई क्लियर। परेशानी? सब क्लियर है? यस आज सर। के दिन के अंदर 7 अप्रैल 2020, आज के दिन के अंदर मुझे तुम लोगों की पोजीशनिंग स्टेटमेंट आ जानी चाहिए। पोजीशनिंग स्टेटमेंट मिशन स्टेटमेंट और वैल्यूज से गाइडेड होती है, लेकिन वो क्या अचीव कर रहे होते हैं कम्युनिकेशन से, क्या ओपिनियन भेज रहे होते हैं, वो पोजीशनिंग स्टेटमेंट होती है। उसकी एक एग्जांपल ज़ईम ने ग्रुप में शेयर कर दी है। पोजीशनिंग स्टेटमेंट आज तुम सबकी बन के मेरे पास आ जानी चाहिए, जो भी ऑर्गेनाइज तुम लोगों ने ली है। नंबर 1। नंबर 2 ये, अगली दफा जब हम लोग आएंगे तो आप लोग अपनी उनकी कम्युनिकेशन के डिफेक्ट्स के, कम्युनिकेशन में क्या उनकी पोजीशनिंग स्टेटमेंट वो क्यों अचीव नहीं कर सके, उसका लेवल क्या था, रिसर्च का पहला सब जो आपका कॉन्सेप्ट है कि वो किस लेवल पे खड़े हैं, वो लोगों के अंदर क्या ओपिनियन बना चुके हैं, और हमने आगे उनको कहाँ लेके जाना है, हमारे गोल्स क्या हैं। ये बना के आप लोग अगली क्लास में आओगे। हमारी अगली क्लास के अंदर आप सबके साथ मेरी ग्रुप डिस्कशन होगी। तमाम बच्चे जो दो बच्चे हैं वो अपनी अपनी जूम के ऊपर मीटिंग सेटअप करेंगे, और वो टाइम होगा उनका 10 से 15 मिनट, ताकि हम माइक ऑन करके उनके साथ डिटेल डिस्कशन कर सकें। आज के दिन में पोजीशनिंग स्टेटमेंट आएगी। अगली क्लास के अंदर दो बच्चे अलग-अलग, चाहे वो व्हाट्सएप पे कॉल कर लें, चाहे वो कोई और गेम के थ्रू आना चाहे, तो दो बच्चे, उनकी अटेंडेंस उसी तरह लगेगी। जो आपके ग्रुप फेलोज हैं वो सारे बच्चे आए, ठीक है? दो बच्चों का ग्रुप है, मोस्टली एक आधा कोई 3 का बच्चा ग्रुप बनेगा मेरा ख्याल, लेकिन अगर 22 बच्चे हैं तो 11 ग्रुप्स हैं दो बच्चों, ठीक है? तो अगली क्लास में हमारी क्लास नहीं होगी, हमारी मीटिंग होगी डन है। सर अगली रिगार्डिंग योर, सॉरी, इंशाल्लाह। ठीक है? मैंने आज आप लोगों को प्लान करना सिखा दिया है, कैंपेन प्लानिंग सीख ली है हम लोगों ने। अब हमने अगली दफा, मतलब एक दफा हम कैंपेन अपनी प्लान कर लें, उसके बाद हम इम्प्लीमेंटिंग जो है वो कैंपेन हमें पढ़नी है, और क्राइसिस मैनेजमेंट पढ़नी है। 2 चीजें टॉपिक्स हमारे रह गए इंशाल्लाह ताला, और हमारे पास ऑलमोस्ट अभी कुछ 3 हफ्ते हैं, 3 क्लासेस हैं। तो अगली में हम मीटिंग करके हम अपनी प्लानिंग जो है उसको फाइनलाइज कर लेते हैं, और उसके बाद हम उससे अगली दफा के लिए तुम लोगों को जो है मैं टास्क अगली क्लास में दे दूंगा। तो हमारे 2 हफ्ते में हमारा प्लान पूरा हो जाएगा। फिर हम उसके बाद इम्प्लीमेंटिंग पढ़ लेंगे, इम्प्लीमेंट करके कैंपेन को हम फिर उसकी जो है एग्जीक्यूशन की तरफ जाना शुरू कर देंगे, ठीक है? और हमारा इंशाल्लाह ताला बाय 31st ऑफ दिस मंथ हम अपना फाइनल प्रोजेक्ट सबमिशन करने की सूरत हाल में पहुंच जाएंगे, ठीक है बेटा? यस सर। यस सर। मैं तुम लोगों की अटेंडेंस देख लूँ। यार ये मोहम्मद उस्मान कौन है? उस्मान नहीं है, मलिक उस्मान। मलिक उस्मान, मोहम्मद उस्मान एक ही बंदा है? जी सर। जुनेद अशरफ नहीं है, गुलजेब रजा है, राना सरमद अभी नजर तो आ सर रहा था, मलिक पता नहीं उस्मान है, है मोहम्मद कि नहीं उस्मान है। कोई नहीं। राना सरमद, मलिक उस्मान है, मोहम्मद उस्मान कोई नहीं है जी। यहाँ। मोहम्मद उस्मान का नाम लिखा रहा, रोल नंबर है इसका 65। तो ये कोई फिर रिपीट कर रहा होगा, जो हमारा है वो 28 है मलिक उस्मान के नाम से। ठीक है, किरमानी आया है। अच्छा, राना सरमद मुश्ताक साहब आए तो थे, ही छोड़ गए हमें बीच में, है ना? मुझे इसका नाम नजर नहीं आ रहा अब। यस सर। हो गया होगा सर। राना सरमद को हम जो एब्सेंट कर देते हैं ना। और गुलजेब रजा आया था, सरमद मुश्ताक साहब, सैयद अली अब्बास रिजवी नहीं आया, शाहजेब, शाहजेब आया? शाहजेब भी नहीं आया, नो सर। शाहजेब भी नहीं आया हुआ, मारूफ भी नहीं आई आज।
दाइम आया है, महरोज आया, महरोज साहब भी नहीं आए, महरोज इफ्तिखार भी नहीं है, फैसल नदीम भी नहीं नजर आया मुझे आज। उसामा कैसर आया हुआ है, मिनहाज आया हुआ है, ज़ईम आया हुआ है, जैद आया हुआ है, अब्दुल सबूर है, अक्सा है, ख्वाजा असफंद यार, खालिद असफंद आया, असफंद साहब यस तो सर, नजर नहीं आया मेरा ख्याल, असफंद है, यस असफंद यार आया है, है। असफंद यार जी है, सर, जी सर, और तेरी खालिद जफर है, मलिक उस्मान है, सैयद मुज्तबा है, अली हैदर करमानी है, अब्दुल रहमान सारा शकील। तो आज हमारे मोहम्मद उस्मान एब्सेंट है, जुनेद अशरफ एब्सेंट है, राना सरबत मुश्ताक जो था वो हमें बीच में छोड़ के चला गया, शाहजेब एब्सेंट है, और मारूफ एब्सेंट और अली मुबारक भी एब्सेंट है। ठीक है, अटेंडेंस सेफ हो गई। खुदा हाफिज, हंसते बसते अल्लाह रहो, जीते रहो, हाफिज। खुश रहो, गॉड ब्लेस यू। अगले हफ्ते बाय बाय मुलाकात सर। होगी। अपनी असाइनमेंट जरूर आज भिजवा देना, वरना तबीयत साफ कर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।